जैसे उन्हें खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक टाइम ऐसा भी था जब हिटलर को दिन में 20 बार इंजेक्शंस दिए जाते थे। डायग्लॉक यानी द बेल, ये एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या वार्म होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे टाइम ट्रैवल करने के लिए। ये डिवाइस और इसका क्रिएटर दोनों मिस्टीरियसली गायब हो गए और कभी नहीं मिले। हमने आज तक हिस्ट्री में बहुत डिफरेंट वॉर्स के बारे में पढ़ा है। कुछ वॉर्स ऐसी भी थी जो सिर्फ जगहों का ही नुकसान नहीं करके गई थी, इनफैक्ट लोगों का ऐसा नुकसान करके गई थी कि वो उनको और आने वाली कई जनरेशन्स तक को आज तक परेशान करती हैं। इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही वॉर के कुछ सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप एक बार सोचो, आप एक वॉर सिचुएशन में हो, लेकिन आपके कैलकुलेशन के हिसाब से ओपोनेंट आर्मी को आने में बहुत टाइम है, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन तभी अचानक से ओपोनेंट आर्मी आप पर हमला कर देती है। आप भी हैरान हो कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच कैसे गए और इतनी तेज़ी से आगे बढ़ने के पीछे राज क्या है। साथ ही साथ आपको हमेशा सुनने को भी मिलता है कि ओपोनेंट आर्मी के वेपन्स साइंटिफिकली बहुत एडवांस्ड हैं। अलग अलग मशीन्स हैं उनके पास जो वॉर्स जीतने में उनकी हेल्प करेंगी। तो क्या होगा? डर लगेगा, क्यूरियोसिटी भी होगी ये जानने में कि आखिरकार सच क्या है। एग्जैक्टली यही हालत हो गई थी एलाइड फोर्सेस की, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की इन वर्ल्ड वॉर 2 जब वो नाज़ीज़ के सामने थे। इस एपिसोड में हम एक ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा है बल्कि आज भी हमारे लिए एक मिस्टीरियस और चिलिंग कहानी का हिस्सा है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाज़ीज़ की पेनफुल मिस्ट्रीज़ के बारे में, उनके ड्रग यूज़, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और एक अजीब सा डिवाइस जो टाइम ट्रैवल के लिए बनाया गया था। क्या ये सिर्फ कहानियाँ ही हैं या फिर सच कुछ ऐसा भी है जो कि हमारी सोच से परे है? आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज़ द मिस्ट्री पॉडकास्ट। नाज़ीज़ जो अडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में नेशनल सोशलिस्ट जर्मनी वर्कर्स पार्टी यानी NSDAP के मेंबर्स थे। उनकी सोच थी एक्सट्रीम नेशनलिज्म, रेशियल सुपीरियॉरिटी और एंटी सेमिटिज्म। इनका एक ही मोटिव था, एक टोटलिटेरियन रिजीम बनाना, जर्मनी की बाउंड्रीज को बढ़ाना और एक प्योर स्टेट तैयार करना जिन्हें आर्यंस रेस के नाम से जानते थे। इसमें उन्होंने ज्यूज, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और इन लोगों को ख़त्म करने का इरादा रखा था जिनको आर्यंस रेस के हिसाब से अनडिज़ायरेबल माना जाता था। ये आइडियोलॉजी इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 और होलोकॉस्ट का कारण भी बनी जिसमें लाखों लोगों की जान गई। 1940s की शुरुआत में नाज़ी जर्मनी ने अपनी कंट्री के बाउंड्रीज़ को बढ़ाने की शुरुआत करी जब उन्होंने 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया। इसके बाद सुडेटनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया पर उन्होंने क्लेम किया और 1939 में पोलैंड पर हमला किया। वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। इस इन्वेजन ने ब्रिटेन और फ्रांस को जर्मनी के खिलाफ वॉर घोषित करने पर मजबूर कर दिया। ये नफरत और वायलेंस का समय सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक भयानक सफ़र बन गया। एक्सेस पावर्स जर्मनी, इटली और जापान वर्सेस अलाइड पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, इन सभी ने एक दूसरे के खिलाफ वॉर शुरू कर दी जिससे ये सबसे ख़तरनाक वॉर बन गया। लेकिन इस वॉर के बीच में नाज़ीज़ ने कई सारे मिस्टीरियस ऑपरेशंस और सीक्रेट इनिशिएटिव्स में हिस्सा लिया जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। आपने सुना होगा कि नाज़ी आर्मी, उनके सोल्जर्स और उसमें भी कुछ खास बटालियंस थी जो काफ़ी भयानक और रूथलेस थी। लेकिन क्या आप जानते हो कि उनके वॉर में एक छुपी हुई पावर थी जो उन्हें और भी ज़्यादा ख़तरनाक बनाती थी? ये था उनका ड्रग यूज़ जो उनके वॉर के टैक्टिक्स में क्रूशियल रोल प्ले करता था। नाज़ीज़ ने कई टाइप्स के ड्रग्स का यूज़ किया था जिन्हें उन्होंने अपने सोल्जर्स के लिए परफॉर्मेंस एनहांसर्स के रूप में देखा।
सबसे प्रोमिनेंट ड्रग था परविटिन, जो एक मेथाम्फेटामाइन था। अप्रैल 1940 टू मई 1940 इस बीच ये ड्रग नाजी आर्मी को दिया गया था, जस्ट बिफोर द बैटल ऑफ फ्रांस, जिससे उनकी ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स काफ़ी एनहांस हो गई थी। पहले नाजीज ने अपनी आर्यन सोसाइटी को ड्रग फ्री डिक्लेयर किया, लेकिन असली में उन्होंने अपनी मिलिट्री को फ्यूल करने के लिए ड्रग्स का ही सहारा लिया। इसका रिजल्ट था ऐसी तेज़ी और एग्रेशन जिससे उनके सोल्जर्स ने 50 घंटों तक बिना किसी रुकावट के मार्चिंग की। आई थिंक अब आप सोच सकते हो कि ये कितना ख़तरनाक होगा। परविटिन के इस्तेमाल से सोल्जर्स का स्टैमिना बढ़ गया था और ये उन्हें थकान और नींद की कमी महसूस ही नहीं होने देता था। परविटिन इंसान के शरीर में काफ़ी बदलाव करता था। ये दिमाग में डोपामीन की लार्ज अमाउंट्स को रिलीज़ करता था। इससे सोल्जर्स को कई टेम्पररी फ़ायदे मिलते थे, जैसे इंक्रीज्ड अलर्टनेस एंड फोकस। ये उनकी एनर्जी, वेकफुलनेस और कंसंट्रेशन को टेम्पररीली बढ़ाता था, जिससे वो लंबी लड़ाई कर सकते हैं बिना किसी नींद या थकान के। यूफोरिया एंड कॉन्फिडेंस। सोल्जर्स को लगता था कि वो इनविंसिबल हैं, बिल्कुल फियरलेस और भारी एनर्जी से भरे हुए हैं। सप्रेस्ड एपेटाइट, यानी उनकी भूख दब जाती थी, जिससे वो खाना खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते थे। Pure product. Pervitin was taken orally, so the effect is milder than snorting crystal meth. Drugs came into play, for example, for the army in the war as a sort of pharmacological weapon, just as they used real weapons to fight. The Wehrmacht found out that Pervitin reduces fear, it reduces your need to sleep, and it makes you more aggressive. So these three reasons seem perfect for the German army in 1940. This is the audio from the YouTube channel Business Insider, जिसमें narrator is telling about the effects of this drug. लेकिन हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और परविटिन के भी थे, जैसे इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसका इस्तेमाल उनके दिल पर भारी पड़ रहा था। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी। काफ़ी सोल्जर्स इस ड्रग के लिए एडिक्टेड हो गए थे, जिससे उन्हें ज़्यादा डोज चाहिए होती थी। साइकोसिस एंड एग्रेशन। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पैरानोया, हेलुसिनेशंस, वायलेंट बिहेवियर, ये सारे सिम्टम्स भी कॉमन होने लगे थे। ये उनके लिए एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन का कारण बन रहे थे। ये था परविटिन का खेल। इंटरेस्टिंगली इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म भी बन चुकी है, कॉल्ड इरुमुगन। इस मूवी में इसी दवाई का नाम स्पीड बताया गया। लेकिन अब बात करते हैं हिटलर के पर्सनल ड्रग यूज़ की, जिससे उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ख़राब हुए। हिटलर के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर थियोडोर मोरल, इन्होंने उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट किया है। मोरल एक पहले के वर्ल्ड वॉर मेडिक और बर्लिन के फिजिशियन थे, और उन्होंने हिटलर की हेल्थ को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हिटलर को 74 अलग अलग सब्सटेंसेस दिए थे, जिसमें हेरोइन और मेथाम्फेटामाइन भी शामिल थे। एक टाइम पर ऐसा भी था जब हिटलर को दिन में 20 बार इंजेक्शन दिया जाता था। हिटलर की मेंटल हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन होने लगी। 1944 तक उन्हें जॉन्डिस हो गया, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्नाइन नाम का एक ड्रग काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेना स्टार्ट कर दिया था। इस ड्रग यूज़ के चलते उनकी पैरानोया और इरैशनल बिहेवियर में भी इफ़ेक्ट होने लगे थे, जिससे उनकी लीडरशिप और भी ख़तरनाक और अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी। इनफैक्ट इसी चीज़ के लिए वो बाद में फेमस भी हुए, बिकॉज ही वॉज टर्म्ड एज द मोस्ट एग्रेसिव लीडर ऑफ ऑल टाइम्स। तो ये है वो अंधेरा जो नाजीज़ के ड्रग यूज़ के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ उनके ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जो आज भी हमें हैरान करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट डायग्लॉक, जिसका दूसरा नाम द बेल भी है? ये एक ऐसा डिवाइस या वेपन था जो कोई मामूली डिवाइस नहीं था। ये नाज़ी आर्मी के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि टाइम ट्रैवल और एंटी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड था। डायग्लॉक एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था, जिसे नाज़ी आर्मी ने अपने सीक्रेट रिसर्च के दौरान डेवलप किया था। इसका नाम अक्सर वंडर वॉफ से जुड़ता है। वंडर वॉफ नाज़ी आर्मी का ही एक पार्ट था, या सीक्रेट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, जिसका मतलब था द वंडर वेपन। कुछ ऐसे साइंटिफिकली एडवांस वेपन्स जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकें, या ऐसा करने में किसी भी प्रकार से हेल्प कर सकें।
ये टॉपिक पहली बार 2000 में पॉलिश राइटर आइगोर विटकॉव्स्की की बुक द ट्रुथ अबाउट द वंडर वॉर्फ में सामने आया था। लेकिन इस डिवाइस की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए कोई सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। डायग्लॉग का अपीयरेंस कुछ ऐसा था कि इसे एक बड़ा घंटी जैसा मेटालिक ऑब्जेक्ट बताया गया जो लगभग 9 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा था। ये एक भारी मेटल से बना हुआ था। जब ये ऑपरेशनल होता था तब इसमें 2 काउंटर रोटेटिंग सिलेंडर्स होते थे जो एक सब्सटेंस से भरे हुए थे जिसे जीरम 525 कहा जाता था। ये एक वायलेट कलर्ड मरकरी जैसा लिक्विड था। जब इसे एक्टिवेट किया जाता था तब ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशन एमिट करता था और इसकी ऑपरेशनल कंडीशन में कई अजीब और ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते थे, जैसे कि टेस्ट सब्जेक्ट्स की डेथ, डिकेइंग ऑफ प्लांट मैटर और टाइम डिस्टॉर्टिंग फिनोमेना यानी टाइम की कन्फ्यूजन को पैदा करना। ये सभी चीज़ें बहुत कॉमन थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट डेवलप कहाँ हुआ था? ऐसा कहा जाता है कि इसे एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में डेवलप किया गया था जो कि नाज़ी ऑक्यूपाइड पोलैंड में वेंसेस्लॉस माइन के पास था। यहाँ इनका रिसर्च का मोटिव कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करने का था। लेकिन क्या सच में ये सब पॉसिबल था? डायग्लॉग के साथ कई मिस्टीरियस थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम से जुड़ी हुई थी जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी या वार्म होल क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी टू ट्रैवल इन टाइम। वार्म होल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में पहले भी वार्म होल्स के एपिसोड में बता चुका हूँ। इनफैक्ट टाइम ट्रैवल अचीव करने के लिए ये टेक्निक काफ़ी मेल खाती थी एक थ्योरी से जो कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही टाइम ट्रैवल से रिलेटेड दी थी। Albert Einstein believed that for time travel to be successful, it would need to be at the speed of light, and that traveling at that speed slows the time. Reaching the speed of light will stop time, and if it will be ever possible to pass the speed of light, time will reverse. Another theory was that time passes slower for objects in a gravitational field than for an object which is far from such a field, but he said it was possible. दिस इज़ दी ऑडियो फ्रॉम फॉरगॉटन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जिसमें नरेटर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की इसी थ्योरी के बारे में बताया। डायग्लॉग इसी एंटी ग्रेविटेशनल टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। इन थ्योरीज ने कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, जिससे पता चलता है कि नाज़ी टेक्नोलॉजी उस समय से कितनी आगे थी। ये भी कहा जाता है कि ऑपरेशन पेपर क्लिप के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाज़ी साइंटिस्ट को अमेरिका या साउथ अमेरिका भेजा गया था तब डायग्लॉग को भी यहाँ से ले जाया गया था। लेकिन इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। इनफैक्ट इस चीज़ का भी कभी कोई आइडिया नहीं लग पाया कि डायग्लॉग को ले जाया कहाँ गया था। डायग्लॉग का नाम आज भी यूएफओ साइटिंग से भी जोड़ा जाता है, जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि ये असल में किसी टाइम मशीन का नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप था। कई लोग इसे केक्सबर्ग यूएफओ इंसिडेंट से भी जोड़ते हैं, जब 1965 पेंसिल्वेनिया में विटनेसेस ने एक बेल शेप्ड ऑब्जेक्ट क्रैश होता हुआ विटनेस किया था। कुछ थ्योरिस्ट मानते हैं कि ये वही डायग्लॉग जैसा कुछ था। इनफैक्ट एक अजीब बात ये भी है कि एसएस जनरल हैंस कैमलर, जो कि डायग्लॉग और दूसरे सीक्रेट नाज़ी प्रोजेक्ट्स के लिए जिम्मेदार थे, वो भी वॉर के एंड में मिस्टीरियसली गायब हो गए। तो कहीं इस डिवाइस और उसके क्रिएटर दोनों को ही सीक्रेटली कहीं लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो नहीं रखा गया था? अगर डायग्लॉग सक्सेसफुल होता तो ये फिज़िक्स में ब्रेक थ्रूज ला सकता था और टेक्नोलॉजी को ऐसा डेवलप करता जो उस समय से कई डेकेड्स आगे होती। ये नए तरीके की एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और शायद नए डूम्सडे जैसे वेपन्स यानी और भी एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन्स तक बना सकता था। लेकिन हाँ, इस सब का बहुत बड़ा हिस्सा स्पेक्युलेटिव है और हिस्टोरिकल एविडेंस की कमी की वजह से इसको आज तक एक कंस्पिरेसी या मिस्ट्री ही माना जाता है। तो डिड यू नो अबाउट दिस सीक्रेट ड्रग जिसने नाज़ीज़ को सुपर पावर्स दी थी? एंड डू यू रियली बिलीव कि ऐसा कोई टाइम ट्रैवल डिवाइस भी डेवलप हो चुका था? टेल मी अबाउट योर व्यूज़ इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच मिस्ट्रीज कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट। ये कोइंसिडेंस हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी आर्क का सिर्फ एक ही हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है। बाइबल में मेंशन नोआस आर्क।
गॉड ने नोआ को एक बहुत बड़ा शिप बनाने को कहा। सभी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। ये बारिश और फ्लड 40 दिन और 40 रात तक चली और पूरी दुनिया उस पानी में डूब गई। इस तरह नोआ की फैमिली से दुनिया दोबारा शुरू हुई। 20th सेंचुरी के रशियन एविएटर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक बड़ा बोट जैसा स्ट्रक्चर आइस में दबा हुआ देखा, डुरुपिनार साइट। ये फॉर्मेशन लगभग 500 फीट लंबी थी, जो कि बाइबल में आर्क के साइज के बहुत क्लोज थी। चाइनीज़ माइथोलॉजी में नोआ की कहानी, माले फोकलोर में नबी नोआ या प्रॉफिट नोआ की कहानी, और कुरान में नू या नोआ की कहानी बताई गई है। मनु जो पहले इंसान थे जिन्हें विष्णु जी का मत्स्य या मछली अवतार मिला था। विष्णु जी एक बड़ी मछली के रूप में बोट को डूबने से बचाते हैं। तो क्या ये क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस, जहाँ एक फ्लड और एक बड़ी बोट की बात होती है, ये सही में हमारे हिस्ट्री का एक पार्ट है? बात है 1940s की। यूएस एयरफोर्स ने अपने एक एरियल ऑपरेशन के टाइम पर माउंट अराराट, जो कि टर्की में है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स ले लिए। एक तरह से देखा जाए तो एयरक्राफ्ट से लिए गए माउंटेन्स के कुछ ब्रेथ टेकिंग फ़ोटोज़। लेकिन जब ये फ़ोटोज़ पब्लिक डोमेन में आए तो बवाल मच गया, क्योंकि फ़ोटोज़ में दिखाई देने वाले माउंटेन्स का स्ट्रक्चर एक आर्क यानी काफ़ी बड़ी बोट या शिप की तरह था। अब ये कोइंसिडेंस भी हो सकता था, लेकिन इतनी बड़ी आर्क का सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, और वो है बाइबल की सबसे पॉपुलर स्टोरीज में से एक, नोआज़ आर्क। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा माउंट अराराट और नोआज़ आर्क के कनेक्शन के बारे में और इससे जुड़ी हुई कुछ मिस्ट्रीज़ के बारे में। इनफैक्ट नोआज़ आर्क की बाइबल की ये स्टोरी क्रॉस कल्चर्स में कहाँ कहाँ सिमिलर पाई जाती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। साथ ही एक सिमिलर स्टोरी जो कि विष्णु जी के पहले अवतार से कनेक्टेड है, वो भी बाइबल की स्टोरी से कनेक्ट होती है। हर जगह एक ही बोट का होना बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड ऑफ दिस मिस्टीरियस आर्क। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। एक्चुअली ये स्टोरी मैंने आपको एपिसोड 66 में बताई है, बट लेट मी टेल यू अगेन इन डिटेल। ये बिब्लिकल टाइम्स की बात है, जब दुनिया में इंसान बहुत बुरे काम कर रहे थे। लोग करप्शन और वायलेंस में बिलीव करने लगे थे। तब गॉड ने डिसाइड किया कि वो पूरी दुनिया को एक बड़े से फ्लड भेज के ख़त्म कर देंगे, ताकि सब कुछ दोबारा से शुरू किया जा सके। लेकिन नोआ एक अच्छा और ईमानदार इंसान था। गॉड के लिए नोआ का डिवोशन अनमैचेबल था। इसीलिए गॉड ने नोआ को अपने फर्स्ट मैसेंजर के रूप में चुना। गॉड ने नोआ को बताया कि वो दुनिया को एक फ्लड से ख़त्म करने वाला है, लेकिन नोआ और उसकी फैमिली को बचाना चाहता है। इसीलिए गॉड ने नोआ को एक बहुत बड़ा शिप बनाने को कहा। ये बोट या शिप या आर्क इतना बड़ा होना चाहिए था कि नोआ की फैमिली और दुनिया की हर एक स्पीशी की एक फीमेल और एक मेल जोड़ी उसमें आनी चाहिए। नोआ ने गॉड की बात सुनते ही एक बड़ी सी आर्क बनाना शुरू कर दी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, क्योंकि सबको लगा कि ऐसी कोई फ्लड आ ही नहीं सकती। लेकिन नोआ ने अपना काम छोड़ा नहीं। उसने अपने पूरे फैमिली के साथ मिलकर इस आर्क को बनाया, और फिर हर एक स्पीशी की एक जोड़ी लेकर उसने इस आर्क में रख दी। बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, सबका ध्यान रखा गया। नोआ की फैमिली भी आर्क में थी। नोआ, उसकी वाइफ और उसके 3 बेटे और उनकी वाइफ। बहुत सालों बाद एक दिन फाइनली ये आर्क तैयार हो गई। फिर एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई और अर्थ से भी पानी निकलने लगा। पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सब कुछ डूब गया और सिर्फ नोआ का आर्क पानी के ऊपर तैर रहा था। ये बारिश और तूफ़ान 40 दिन और 40 रात तक चला और दुनिया पूरे तरह से पानी में डूब गई। बाद में जब बारिश रुकी तो पानी धीरे धीरे उतरने लगा। नोआ ने एक कबूतर को आर्क से बाहर भेजा ताकि वो ये देख सके कि कहीं सूखी ज़मीन मिलती है या नहीं।
पहले कबूतर वापस आ गया क्योंकि उससे कोई जगह नहीं मिली। दूसरी बार जब उसने कबूतर को भेजा तब फाइनली एक ज़मीन मिली। जब पानी पूरे तरह से चला गया, नोआ और उसकी फैमिली आर्क से बाहर आए। सभी जानवर भी आर्क से बाहर आए। नोआ ने गॉड को थैंक यू बोला और वहीं पर एक शेल्टर बनाया। इनफैक्ट गॉड के लिए उसने वहाँ पर कुछ सैक्रिफाइस भी किया। गॉड ने नोआ से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी इतनी बड़ी फ्लड दोबारा नहीं लाएंगे। इस प्रॉमिस का साइन गॉड ने एक रेनबो के रूप में दिया। इस तरह नोआ की फैमिली से दुनिया दोबारा शुरू हुई और गॉड ने अपना वादा निभाया। वैसे ये कहानी काफ़ी पॉपुलर है और एक स्टोरी के रूप में सुनने में अच्छी भी लगती है। आयरॉनिकली ये मिस्ट्री तब बढ़ती गई जब धीरे धीरे रिसर्च और एक्सकेवेशन होने लगी। 1950 में ये पहली बार नहीं था कि किसी ने माउंट अराराट को नोआस आर्क से जोड़ने की कोशिश की। एक्चुअली बाइबल में भी आर्क की जो रेस्टिंग पोजीशन बताई गई है वो माउंट अराराट टर्की के आसपास ही है। कई एक्सप्लोरर्स ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने माउंट अराराट पर बड़े वुडन स्ट्रक्चर्स या अनोमलीज देखी हैं। सबसे पहली साइटिंग्स में से एक 1st सेंचुरी के हिस्टोरियन जोसेफस ने की थी, जिन्होंने मेंशन किया था कि आर्क के रिमेन्स अभी भी दिखाई देते हैं। ऐसे क्लेम्स और साइटिंग्स के बेसिस पर यहाँ कई एक्सपेडिशंस हुई, जैसे कि जॉर्ज हैगोपियन का 1908 का एक्सपेडिशन और बाद में 20th सेंचुरी के रशियन एविएटर्स ने भी रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक बड़ा बोट जैसा स्ट्रक्चर आइस में दबा हुआ देखा है। लेकिन इन सभी क्लेम्स ने कभी भी कोई इररिफ्यूटेबल एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया। वन ऑफ द पॉपुलर थ्योरीज आती है 1959 से, डुरुपिनार साइट। 1959 में टर्किश आर्मी के कैप्टन इल्हान डुरुपिनार ने माउंट अराराट के पास एक बोट शेप्ड फॉर्मेशन डिस्कवर किया, जो अब डुरुपिनार साइट कहलाता है। ये फॉर्मेशन लगभग 500 फीट लंबी थी, जो बाइबल में मेंशन आर्क के साइज से काफ़ी क्लोज थी। इनिशियल स्टडीज़ में साइट पर पेट्रिफाइड वुड और कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स मिले, लेकिन कई साइंटिस्ट इस पर शक करते हैं और कहते हैं कि ये फॉर्मेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। स्केप्टिसिज्म के बावजूद रिसर्चर्स जैसे कि रॉन वायट का कहना है कि उन्होंने इस रीजन में पुराने एंकर स्टोन्स और आर्क के एविडेंस देखे हैं, जो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बनाते हैं। He's flying over basically the middle of nowhere when he sees a startling and unusual formation amongst the rocks below, which of course he photographs. When the film is developed, the captain is surprised to see what appears to be the remains of a large ship, far inland and 6,500 feet above sea level. What in the world would a boat be doing way up there? ये ऑडियो हिस्ट्री यूट्यूब चैनल का है, जिसमें डुरुपिनार साइट को एक्सप्लेन किया गया है। 2010 में एक चाइनीज़ टर्किश एक्सपेडिशन ग्रुप, जिसे नोआस आर्क मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल यानी NAMI कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने माउंट अराराट पर 13,000 फीट की एलिवेशन पर एक वुडन स्ट्रक्चर डिस्कवर किया है। ग्रुप ने कुछ इमेजेस और वुड के सैंपल्स प्रेजेंट किए, जिन्होंने 4,800 साल पुराना होने का क्लेम किया, जबकि उन्होंने इस डिस्कवरी को नोआस आर्क बताया। कई एक्सपर्ट्स ने इन फाइंडिंग्स को क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि ये एक होक्स हो सकता है या नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हो सकती हैं। इसके बावजूद ये क्लेम आज भी क्यूरियोसिटी को जन्म देता है। नोआस आर्क के रिमेनिंग पार्ट्स, वुडन पीसेस, सिमिलर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स, ये तो हुआ मिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। मिस्ट्री का अगला पार्ट है वो फ्लड, क्योंकि एज पर द स्टोरी जो फ्लड आया था, इट वॉज वे बियॉन्ड एनी नेचुरल कैलामिटी, इट वॉज इंडीड एन एक्ट ऑफ गॉड। तो ऐसे फ्लड के ज्योग्राफिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो होने चाहिए। कुछ रिसर्चर्स ये थ्योरी सामने रखते हैं कि 5600 BCE के आसपास ब्लैक सी रीजन में एक लार्ज स्केल फ्लड हुआ था। उनका कहना है कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से सी लेवल्स बढ़ गए थे, जिसने कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग को जन्म दिया था, और शायद यही नोआस आर्क स्टोरी का सोर्स भी हो सकता है। कुछ जियोलॉजिस्ट ने ऐसे सेडिमेंट लेयर्स पाए हैं जो एक सडन फ्लड इवेंट का इंडिकेशन देते हैं, बट इस इवेंट का बाइबल के अकाउंट के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, ये अभी तक डिबेटेबल है।
कई एक्सपेडिशंस ने माउंट अराराट या आसपास के रीजन्स में फॉसिलाइज्ड टिम्बर या एंशिएंट वुडन फ्रैगमेंट्स पाने का क्लेम किया है। इन पीसेस को कभी कभी हज़ारों सालों पुराना डेट किया जाता है, जो स्पेकुलेशंस को और भी ज़्यादा बढ़ाता है कि शायद ये नोआस आर्क ही है। Archaeologists say writings on an ancient tablet confirmed there was a global flood and an ark that carried animals. A recently deciphered 4,000-year-old clay tablet from ancient Mesopotamia reveals striking similarities to the Bible story of Noah. It includes a massive flood that destroys the earth and instructions that animals should be loaded onto the craft 2 by 2. The tablet deciphers from scripture in its description of the ark. It gives instructions for building a giant round vessel 2/3 the size of a soccer field. In the book of Genesis, God commands Noah to build a longer vessel which isn't round. Experts say other ancient civilizations tell a version of Noah's story that has been adapted to their own cultures. ये ऑडियो CBN न्यूज़ यूट्यूब चैनल का है, जिसमें इस रिपोर्ट के बारे में बताया गया। स्टोरी के अकॉर्डिंग ये फ्लड बड़ी मात्रा में आई थी, इसीलिए मिस्ट्री का अगला पार्ट है इसके क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस। सीधी सी बात है कि अगर ये बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा होगा। वेल, इंटरेस्टिंगली नोआ की आर्क की कहानी बाइबल तक लिमिटेड नहीं है। इसी तरह के फ्लड की बातें माइथोलॉजी में अलग अलग रिलीजन में कई बार की गई हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया का एपिक ऑफ गिलगमेश, हिंदू माइथोलॉजी में मनु और मत्स्य अवतार की कहानी एक्सेट्रा। ये क्रॉस कल्चरल कहानियाँ एक बड़े डिस्ट्रक्टिव फ्लड के बारे में बताती हैं, जो शायद एक रियल इंसिडेंट के रूप में लेजेंड को रिप्रेजेंट करती हैं। चाइनीज़ माइथोलॉजी में नोआ की कहानी, माले फोकलोर में नबी नोआ या प्रॉफिट नोआ की कहानी, और कुरान में नू या नोआ की कहानी बताई गई है। हिंदू माइथोलॉजी में भी एक फ्लड की कहानी थी, मनु, जो पहले इंसान थे जिन्हें विष्णु जी का मत्स्य यानी मछली का अवतार मिला था। मनु को मत्स्य ने वार्न किया था कि आने वाली बाढ़ दुनिया को ख़त्म कर देगी, इसीलिए उन्होंने मनु को एक सलाह दी थी कि वो एक बोट बनाए और अपने साथ सारे सप्तऋषियों को और प्लांट्स के बीज को, इनफैक्ट एनिमल्स के हर एक स्पीशीज़ को उसमें रखें, ताकि बाढ़ के बाद धरती को दोबारा से बसाया जा सके। विष्णु एक बड़ी मछली के रूप में बोट को डूबने से बचाते हैं। ये कहानी नोआज़ आर्क के जैसी ही है, जिसमें एक चूजन पर्सन कैटास्ट्रोफिक फ्लड से ज़िंदगी को बचाता है। ये सभी ग्लोबल फ्लड्स ये सजेस्ट करती हैं कि या तो एंशिएंट टाइम्स में सभी लोगों ने एक बड़ी बाढ़ का सामना किया था, या फिर ये मिथ एक शेयर्ड सिंबॉलिक नरेटिव है जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ में पाई गई हैं। हर एक अपने वर्जन में उस इंसिडेंट को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ मिस्टीरियस थ्योरीज ये भी कहती हैं कि आर्क सिर्फ एक शिप नहीं थी, बल्कि उसमें डिवाइन या सुपरनैचुरल क्वालिटीज़ थी। एसोटेरिक इंटरप्रिटेशंस हिंट करते हैं कि आर्क के पास एक स्पिरिचुअल या मिस्टिकल सिग्निफिकेंस थी, जो एंशिएंट नॉलेज या आर्टिफैक्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। आर्क के डिज़ाइन को सेक्रेड ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स के साथ भी जोड़ा जाता है, जो उसके असली पर्पस को और भी मिस्टीरियस बनाता है। एक बड़ी मिस्ट्री ये भी है कि बिना एडवांस टूल्स या इंजीनियरिंग के नोआ ने इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाया कैसे। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि नोआ के पास एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी या फिर डिवाइन इंटरवेंशन का रोल था, यानी मे बी कुछ एंजल्स ने उसकी हेल्प की होगी, जैसा कि मैंने आपको एपिसोड 66 में भी बताया था, जिसमें खुद एक आर्क एंजल ने ही आके नोआ को इस फ्लड के बारे में बताया था। आर्क के डायमेंशंस मॉडर्न लार्ज शिप्स के जैसी थी, जो उस वक्त के शिप बिल्डिंग ज्ञान को लेकर एक क्वेश्चन पैदा करती हैं। कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन भी हो सकता है। वेल, मे बी जिन लोगों को या स्पीशीज़ को यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोला जा रहा है, वो शायद गॉड के वही एंजल्स या मैसेंजर्स हों जो नोआ के पास ये मैसेज लेकर आए हों। सिमिलरली क्रॉस कल्चरल रेफरेंसेस में भी मत्स्य अवतार को उस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जैसा ही बोला गया हो। हिस्ट्री में कई रिलीजियस फिगर्स और मिस्टिक्स ने अपने विजन्स या प्रोफेटिक ड्रीम्स के ज़रिए आर्क को देखा है या उसकी लोकेशन के बारे में हिंट्स दिए हैं। ये विजन्स भले ही कॉन्क्रीट एविडेंस ना हो, पर इन्होंने आर्क की खोज को
और भी मिस्टिकल और इंट्रीगिंग बनाया। बट आपको क्या लगता है, हर रिलीजन में इस आर्क या बोट या शिप की रेफरेंस क्या सही में हिस्ट्री का पार्ट थी, या फिर ये सब कुछ एक फिक्शनल स्टोरी है? टेल मी इन द कमेंट्स एंड कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट। एक ऐसी जगह जहां अनइमेजिनेबल डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये एक डिवाइन पिलग्रिमेज स्पॉट है, गिरनार हिल्स। ये पर्वत 22 करोड़ साल पुराना है। ये इंडिया की फेमस माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुराना है, इसीलिए इसको हिमालय का दादा या ग्रैंडफादर कहते हैं। गिरनार के हाईएस्ट पीक पर त्रेता युग का एक मंदिर एग्जिस्ट करता है। यहाँ जाने के लिए 10,000 सीढ़ियाँ हैं। महाशिवरात्रि पर ये सभी साधु पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, लेकिन हमेशा उनमें से एक साधु कभी ऊपर नहीं आता। लोगों के अकॉर्डिंग ये खुद शिवजी या अश्वत्थामा है। इन जंगलों में कुछ चमकते हुए जानवर देखे जाते हैं। इन्हें देखना बहुत शुभ माना जाता है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस, सो दैट आप सभी ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाओ। इंडिया की एक वर्ल्ड वाइड पहचान है हमारा कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और अमेजिंग लैंडस्केप्स, जो कि हमें एक रिच और डीप हिस्ट्री प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ऐसी कई सारी जगह हैं जो इस बात को प्रूफ भी करती हैं। हिस्ट्री जितनी पुरानी होती है, मिस्ट्री उतनी ही गहरी होती है। ऐसी कई मिस्टीरियस प्लेसेस हमारे इंडिया में है। इस एपिसोड में मैं एक 3672 फीट हाइट एंड माउंटेन के बारे में आपको बताऊंगा, जो पहले समुद्र में था। अब वहाँ पर समुद्र तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे सी प्लांट्स हैं और साथ में अनइमेजिनेबल डिवाइन एनर्जी भी है। मैं बात कर रहा हूँ एक डिवाइन पिलग्रिमेज स्पॉट की, जिसका नाम है गिरनार हिल्स। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। गिरनार हिल्स गुजरात स्टेट के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इस माउंटेन रेंज को रिवातक पर्वत भी कहा जाता है और इसकी एज 22 करोड़ ईयर्स है। इस पर्वत पर लोकेटेड टेम्पल्स से लेकर यहाँ एग्जिस्ट करने वाले प्लांट्स तक और देवी देवता या डिवाइन सोल से लेकर सारे एनिमल्स तक ढेर सारी मिस्ट्रीज और फोकलोर्स हैं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ों का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हमने आज तक मिस्ट्री पॉडकास्ट में जितने भी टॉपिक्स, एनिमल्स या प्लेसेस के बारे में बात करी है, उनके बारे में कभी ना कभी साइंस ने बात ज़रूर करी है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयरेस्ट प्लेसेस जिसके बारे में साइंस में भी कोई प्रूफ नहीं है। ये मोस्टली अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ट्रैवलर्स को अपनी ट्रैवलिंग के दौरान आए हैं और फोकलोर के रूप में पॉपुलर हुए हैं। पर हाँ, स्क्रिप्चर्स में इस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्योंकि गिरनार हिल्स का एग्जिस्टेंस इंडिया की फेमस माउंटेन रेंज हिमालय से भी पुराना है। मेटाफोरिकली गिरनार को हिमालय का दादा या ग्रैंडफादर कहते हैं। इसीलिए सभी स्पिरिचुअलिटी सीकर्स और प्रैक्टिशनर्स में ये कहा जाता है कि हिमालय में कितनी भी तपस्या या पेनेंस कर लो, पर एक बार गिरनार आना ज़रूर पड़ता है। भारत में गिरनार हिल्स यात्रा का हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज़्म में बहुत इम्पोर्टेंस है। अब मैं आपको गिरनार हिल्स की यात्रा के फेमस स्पॉट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर 5 माउंटेन पीक्स हैं: गोरख, अंबाजी, गोमुखी, जैन मंदिर और माली बर्फ। जैनिज्म में गिरनार हिल्स पर लोकेटेड जैन मंदिर बहुत सिग्निफिकेंट है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी, उन्होंने यहाँ पर अपनी अंतिम तपस्या की थी और मोक्ष प्राप्त किया था। इस मंदिर में बहुत पॉजिटिव और सूदिंग वाइब्स आता है। यहाँ की मूर्ति देखकर ऐसा फील होता है जैसे नेमिनाथ जी ने डिवोटी को अपनी शरण में ले लिया हो। अंबाजी माता मंदिर यात्रा के दौरान का एक माइंड और बॉडी रेस्टिंग स्टॉप है।
गॉडेस अंबाजी माता का ये मंदिर डिवाइन एनर्जी से भरपूर है। फिर आता है गोरख पीक पर गोरखनाथ जी का मंदिर। हमारे कल्चर में एक नाथ संप्रदाय है जिन्हें नवनाथ कहते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 9 डिवाइन पीपल जो भगवान नारायण के इनकारनेशंस माने जाते हैं और ये धर्म रक्षा में नारायण भगवान की मदद करते हैं। गोरखनाथ इसी संप्रदाय के एक सेंट हैं जिन्होंने गिरनार पर तपस्या की थी। गिरनार का एग्जिस्टेंस और इम्पोर्टेंस पिछले कुछ युगों से है। 4 युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम टैंजिबल प्लेसेस होंगी जो सीधे हमें इन पास्ट के युगों से जोड़ दें। ऐसा ही कुछ गिरनार हिल्स के हाईएस्ट पीक पर है त्रेता युग का एक मंदिर। सबसे ऊंचाई पर है दत्तात्रेय महाराज का मंदिर जो कि त्रेता युग के ज़माने का है और वहाँ तक पहुँचने के लिए टोटल 10,000 सीढ़ियाँ हैं। अब यहाँ पर रोपवे की फैसिलिटी भी है जो अराउंड 5,000 स्टेप्स कवर करती है और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे है। गिरनार हिल्स भगवान दत्तात्रेय महाराज गिरनार परिक्रमा जो हिल्स के साइड से सर्कुलर पैटर्न में 36 किलोमीटर का ट्रैक है और गिरनार पर्वत का एक सर्कल पूरा करता है। आज भी ये 6-7 दिनों की परिक्रमा बहुत लोग करते हैं और उन्हें कई स्ट्रेंज डिवाइन एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स और बहुत कुछ फील होता है क्योंकि ये परिक्रमा काफ़ी डिवाइन एनर्जीज के वोर्टेक्स से गुजरती है। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द माउंटेन और परिक्रमा के दौरान क्लाइंबर्स ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कुछ एकोस या विस्पर सुने हैं जब वो अकेले होते हैं। लोकल फोकलोर क्लेम करते हैं कि ये एंशिएंट सेजेस या ऋषि मुनियों की आवाज़ें हैं जो माउंटेन के छुपे हुए गुफाओं में आज भी मेडिटेट कर रहा है। पर पूरे साल में एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत सारे सेंट्स, नागा साधु और बहुत लोग एक साथ बड़ी संख्या में गिरनार पर देखे जा सकते हैं। वो समय होता है महाशिवरात्रि का और इस महाशिवरात्रि से आती है गिरनार की सबसे अनोखी मिस्ट्री। गिरनार हिल्स के शुरुआत में ही है महादेव का भवनाथ मंदिर। पहले मैं आपको भगवान शिव का गिरनार के साथ जुड़ा कनेक्शन बताता हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश से निकले और मेडिटेशन के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे। गुजरात में स्थित गिरनार पर्वत पर उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा तो शिव जी ने यहाँ तपस्या करना शुरू किया। तपस्या बहुत ज़्यादा डीप होती गई और ये जगह शिव जी को पसंद आ गई। अब कैलाश में पार्वती जी को चिंता होने लगी क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका था और महादेव लौटे नहीं थे। हिंदुइज्म में 33 कोटि देवताओं को माना जाता है तो पार्वती जी ने सभी देवताओं की मदद ली शिव जी को ढूंढने में और फाइनली गिरनार पर्वत पर उन्हें ढूंढा गया। शिव जी ने कहा कि वो इस जगह पर कुछ टाइम रहना चाहते हैं तो शिव जी के कहने पर पार्वती जी के साथ 33 कोटि देवता वहाँ रहने लगे। शिव जी भवनाथ के रूप में गिरनार में रहने लगे और आज भी शिव जी की एनर्जी भवनाथ टेम्पल में फील होती है। भवनाथ मंदिर के पास एक और शिवलिंग है जो कि महाभारत के अश्वत्थामा ने बनाया था। अश्वत्थामा के बारे में हम ऑलरेडी एक पूरा एपिसोड में बात कर चुके हैं, बट स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अश्वत्थामा अपनी हीलिंग के लिए गिरनार हिल्स पर आए थे। गिरनार के बेस पर यह भवनाथ महादेव टेम्पल है जहाँ एक मिस्टीरियस वेल या पानी का कुंड एग्जिस्ट करता है। डिवोटीज क्लेम करते हैं और ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी सीजन इस वेल का पानी कभी ख़त्म नहीं होता या कभी भी वाटर लेवल डिक्रीज नहीं होता। सम बिलीव कि ये वेल डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द अंडरग्राउंड रिवर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। शिव जी ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए यहाँ शिवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि के उत्सव के दौरान यहाँ पर कई सारे नागा साधु और अघोरी साधु आते हैं। पूरा एरिया अलख निरंजन की पुकारों से गूंज जाता है। कहते हैं कि शिवरात्रि के मेले में आज भी भवनाथ मंदिर के कुंड में स्नान करने के लिए सभी नागा साधु या सेंट्स यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, लेकिन जब भी वो डुबकी लगाते हैं तो उनमें से एक वापस ऊपर नहीं आता। यहाँ पर ऐसी धारणा है कि जो साधु वापस दिखाई नहीं देता वो स्वयं भगवान शिव हैं या फिर अश्वत्थामा। गिरनार हिल्स का कनेक्शन नागा से भी है जो हिंदू धर्म में सर्पेंट डीटीज के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार एक समय में नागा डायनेस्टी का मेन लोकेशन था और कई भक्तों का ये विश्वास है कि ये नागा देवता अभी भी पहाड़ों की छुपी हुई गुफाओं में रहते हैं। पर यहाँ के साधु
यहाँ के मंदिर और यहाँ के पहाड़ों के अलावा यहाँ के जंगल भी काफ़ी मिस्टीरियस हैं। लोकल लेजेंड्स एक कल्प वृक्ष यानी मन्नत पूरी करने वाले पेड़ के बारे में बात करते हैं, जो कहा जाता है कि गिरनार पर कहीं मौजूद है। हालांकि इस पेड़ को कभी पक्का ढूंढा नहीं गया, लेकिन डिवोटीज मानते हैं कि जो लोग इस चमत्कारी पेड़ के पास ध्यान लगाते हैं या मेडिटेट करते हैं, उनकी सबसे गहरी इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। गिरनार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गिर फॉरेस्ट का एक एक्सटेंशन है, जो एशियाटिक लायंस का घर है। गिरनार के नीचे वाले एरियाज में लायंस का एक छोटा सा झुंड घूमता है, और अगर ट्रैकिंग के दौरान किसी को एक लायन दिखता है तो इसे शुभ माना जाता है। ये लायंस यहाँ के फोकलोर्स में पॉपुलर हैं, जिन्हें स्ट्रेंथ और देवताओं का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गिरनार के पास इन लायंस की प्रेजेंस पहाड़ की डिवाइन एनर्जी का एक सिग्नल है। गिरनार के जंगलों में लेपर्ड्स भी आमतौर पर मिलते हैं। ये अक्सर शाम के वक्त ट्रैवलर्स को दिखाई देते हैं। इंडियन मैथोलॉजी में लेपर्ड्स का डायरेक्ट कनेक्शन देवी दुर्गा से है, जो एक बड़े जानवर पर सवार होती हैं। लोकल लोगों का ये विश्वास है कि लेपर्ड्स गिरनार के रक्षक हैं, जो चुपचाप डिवाइन प्लेसेस की सुरक्षा करते हैं। लोकल कहानियों में कुछ अजीब जानवरों के बारे में भी सुना गया है, जो कभी कभी दिखते हैं। कुछ ट्रैवलर्स का कहना है कि उन्होंने खूब तेज रोशनी वाले कुछ जानवर देखे हैं, या कोई ऐसे क्रीचर्स जो उन्हें दिखते हैं लेकिन एकदम से कहीं गायब हो जाता है। कुछ रेयर स्पीशीज जैसे 4 सींग वाले एंटेलोप्स या स्लॉथ बेयर्स ये भी गिरनार में दिखते हैं। गिरनार हिल्स उन रेयर प्लेसेस में आता है जहाँ से रिलेटेड आपको शायद कभी कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। इसीलिए आई वुड रियली रिकमेंड एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस, सो दैट आप खुद ये सब एक्सपीरियंस कर पाओ, ये सब देख पाओ और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे प्रेजेंट को जोड़ पाओ। टेल मी, क्या आप कभी गिरनार हिल्स गए हो? एंड फॉर मोर सच मिस्ट्रीज, कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट ऑपरेशंस और मिस्ट्रीज के लिए ही फेमस हैं, क्योंकि इस कंट्री में इंटरनेट सर्विसेज भी प्रॉपर नहीं है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को पता भी नहीं चलता, और मेजर प्रोपोर्शन में नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ट्रूप्स साउथ कोरिया पर हमला करते थे थ्रू सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स। 1990s में लास्ट टनल डिस्कवर हुआ था, और उसके बाद से कोई भी टनल आज तक नहीं मिला। ऐसे 20 और टनल्स हैं। ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जो कहीं किसी मैप पर नहीं दिखती। ये सिटीज़ इतनी सीक्रेट हैं कि वहाँ के लोगों को भी उनके बारे में नहीं पता। किजोंग डोंग, जिसको पीस विलेज या प्रोपेगेंडा विलेज कहा जाता था, ये पूरा खोखला शहर था जो सिर्फ एक मिराज या इल्यूजन के लिए बनाया गया था। यहाँ कोई नहीं रहता था। ये शहर फ्यूचर के लिए रेडी किए जा रहे हैं, किसी सीक्रेट मिशन के लिए या शायद किसी बड़ी वॉर की प्लानिंग के लिए। दुनिया में अराउंड 257 कंट्रीज़ हैं। उनमें से 193 कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशन मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हर एक कंट्री की पूरी दुनिया के सामने एक इमेज होती है, लेकिन कई बार रियलिटी कुछ और होती है। कंट्री के अंदर कुछ मिस्ट्रीज़ होना, सीक्रेट ऑपरेशंस एक लेवल तक होना, सब कुछ अब एक्सेप्टेड है। बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस और मिस्ट्रीज़ के लिए ही फेमस हैं। इस एपिसोड में हम एक ऐसी ही कंट्री के मिस्टीरियस कंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ की बहुत सारी बातें हैं जो मिस्टीरियस भी हैं, सीक्रेट भी हैं, इनफैक्ट कुछ तो आज तक हिडन भी हैं, बिकॉज इस कंट्री में इंटरनेट तक की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है और ना ही कोई टूरिस्ट यहाँ आ सकता है। हैविंग सेड दैट, एक गाइडेड टूर ऑप्शन है जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कुछ टूरिस्ट को कंट्री के कुछ प्री डिसाइडेड स्पॉट्स ही दिखाते हैं। ये सरफेस लेवल के ऑपरेशंस जितने सीक्रेटिव हैं, उतनी ही डीप मिस्ट्रीज़ हैं अंडरग्राउंड लेवल पर। इस कंट्री का एक ही मोटिव है, टू बी द मोस्ट पावरफुल, पॉपुलर एंड प्रॉस्पेरस कंट्री
एटलीस्ट अपनी नेबर कंट्री से। ये नेबर कंट्री है साउथ कोरिया, लेकिन जिस कंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है नॉर्थ कोरिया। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज़ द मिस्ट्री पॉडकास्ट। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो नॉर्थ कोरिया का लोकेशन स्ट्रैटेजिक है। इसके नॉर्थ में चाइना और रशिया है और साउथ में साउथ कोरिया। एक थिन स्ट्रिप डीमिलिटराइज्ड जोन यानी DMZ उन दोनों देशों को अलग करती है। इट इज़ सपोज टू बी अ नो मैन्स लैंड टू सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर्स ओशियन से घिरे हुए हैं। DMZ जो 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है, दुनिया के सबसे हेविली मिलिटराइज्ड बॉर्डर में आती है। यहाँ पर साउथ और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स अपनी पोजीशंस पर हमेशा तैयार रहते हैं। वॉर सिचुएशंस में नॉर्थ कोरिया ने कभी साउथ कोरिया पर हमला किया तो वो DMZ के थ्रू ही होगा, और शायद उसे साउथ कोरिया मैनेज भी कर ले। पर नॉर्थ कोरिया के पास हमला करने के लिए एक और तरीका था, या शायद अभी भी है। ये तरीका सबसे ख़तरनाक है। साउथ कोरिया को पता भी नहीं चलता और मेजर प्रोपोर्शन में नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ट्रूप्स साउथ कोरिया पर हमला कर देते हैं। ये पॉसिबल था नॉर्थ कोरिया के एक मिस्टीरियस कंस्ट्रक्शन की वजह से, सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल्स। ये कहानी शुरू होती है 1970s में, जब साउथ कोरियन सोल्जर्स ने पहली बार कुछ अजीब मूवमेंट्स DMZ के नीचे डिटेक्ट की। इनिशियल रिपोर्ट्स में वाइब्रेशन और अनयूजुअल साउंड्स नोट किए गए। जब वहाँ की अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेट किया तो उनको DMZ के नीचे एक मैसिव टनल मिला। ये टनल नॉर्थ कोरिया की तरफ से आया था और साउथ कोरिया के अंदर तक घुस रहा था। ये पहली बार था जब दुनिया को पता चला कि नॉर्थ कोरिया चुपके से कुछ और भी प्लान कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे और टनल्स डिस्कवर होने लगी। हर बार एक नई टनल मिलती थी। सबको ये शौक हो जाता था कि कितना ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस तरीके से पूरे नेटवर्क को बनाया गया। 1990s में लास्ट टनल डिस्कवर हुआ और उसके बाद और कोई टनल कभी नहीं मिला। लेकिन एक्सपर्ट्स को शक है कि और भी कई टनल्स हो सकती हैं जो अभी तक किसी के हाथ नहीं लगी। अब सवाल ये उठता है कि इन टनल्स का मोटिव क्या था। स्टडीज़ और इन्वेस्टिगेशन से ये समझ में आया कि ये टनल्स काफ़ी वाइड और लंबे थे, इतने बड़े कि पूरी मिलिट्री फोर्स आराम से गुजर सकती थी। ये टनल स्पेसिफिकली इसलिए बनाए गए थे ताकि नॉर्थ कोरिया अपनी आर्मी को सीक्रेटली साउथ कोरिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सके। आप खुद एक बार सोचो, ये एक वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसमें बिना किसी को भी पता चले थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, टैंक्स और आर्टिलरी DMZ के नीचे से पास करके साउथ कोरिया के अंदर आ जाते, और जब तक किसी को पता चलता साउथ कोरिया पर टनल्स के थ्रू हमला हो चुका होता। Beneath the surface of the world's most fortified border lie the enigmatic tunnels of North Korea. These secret passageways, allegedly dug under the demilitarized zone, could be the regime's hidden aces. Discovered in the 1970s, these tunnels are believed to be part of an elaborate plan for potential invasion. Each tunnel could transport thousands of troops per hour. Imagine the shockwaves this would send across the globe. But the mystery deepens. How many more tunnels are out there undetected? Some experts fear there could be a network, stretching miles right under our feet. Are these tunnels just relics of the past? Or do they represent an ongoing threat? One thing's for sure, the DMZ holds secrets that could change everything. ये ऑडियो W मिस्ट्रीज YouTube चैनल का है। ये टनल्स काफ़ी गहराई में बनाए गए थे, कुछ तो 70 मीटर्स नीचे अंडरग्राउंड में थे। साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने जब इन टनल्स का सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि इन टनल्स में इलेक्ट्रिक वायरिंग थी, वेंटिलेशन सिस्टम्स थे, और कुछ टनल्स तो पूरे तरह से रीइंफोर्स थे, जिससे ज़मीन के नीचे भी अगर कोई ब्लास्ट होगा तो वो उस बॉम्ब ब्लास्ट को भी एब्जॉर्ब कर सकेंगे। पर इन सब एलिगेशंस को नॉर्थ कोरिया ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उनके गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि ये सारे टनल्स किसी हमले के लिए नहीं बल्कि माइनिंग के लिए हैं। यहाँ पर कोल माइनिंग का काम चलता है। लेकिन इस बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया गया क्योंकि साउथ कोरियन टीम ने एक और शेडी फैक्ट आइडेंटिफाई किया। इन टनल्स की एक ख़ास बात ये भी थी कि नॉर्थ कोरिया ने जब उन्हें बनाया था तो स्टडी करके ऐसे एंगल्स, लोकेशंस, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स पर बनाया था कि साउथ कोरियन रेडार्स और सोनार सिस्टम्स उन्हें डिटेक्ट ना कर पाएँ। ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और टेक्निकल प्लानिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था।
अब आयरॉनिकली ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। ये टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि अब तक सिर्फ 4 टनल्स डिस्कवर हुए हैं और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऐसे 20 और टनल्स हो सकते हैं। जो टनल्स अब तक डिस्कवर नहीं हुए हैं वो अब तक वहाँ के लोगों के लिए एक मिस्ट्री बने हुए हैं। मतलब अगर आज भी नॉर्थ कोरिया चाहे तो आराम से साउथ कोरिया के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स तक पहुँच सकता है और उन पर अटैक कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया आज भी नई टनल्स बना रहा हो क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। तो अब और सोफिस्टिकेटेड टनल्स बनाए जा रहे हों जो सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स के सीक्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ हो सकते हों। Well, there are indications. They say it could be ready in days. Let's put up that commercial satellite image that we have that shows the test site in the remote areas of North Korea. You will see there that there is a new tunnel now being dug by the North Koreans. Clear evidence, the U.S. says. They see the rock pile coming from under the mountain. And this is a shorter tunnel. The North Koreans could get to the precise place they would need to detonate a nuclear test bomb underground. ये ऑडियो CNN ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का है। साउथ कोरिया और US के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स लगातार सर्च कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं, पर अब तक और ज़्यादा टनल्स का पता लगाना मुश्किल साबित हुआ। इन सीक्रेट टनल्स का नेटवर्क एक और मिस्ट्री की तरफ इशारा करता है और वो है नॉर्थ कोरिया की सीक्रेट सिटीज़। रिपोर्ट्स और स्टडीज़ के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में ऐसी बहुत सिटीज़ हैं जो कहीं किसी मैप पर नहीं दिखती। ये सिटीज़ सीक्रेट हैं टू द एंटायर वर्ल्ड और कुछ सिटीज़ के बारे में तो वहाँ के लोगों को भी नहीं पता। कुछ सिटीज़ कम्प्लीटली हिडन है तो कुछ सिटीज़ विजिबल हैं और दिखने में नॉर्मल भी हैं, पर वहाँ होने वाली एक्टिविटीज़ की खबर गवर्नमेंट के सिवा और किसी के पास नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सीक्रेट सिटीज़ हैं या हो सकती हैं ये पहली बार पता चला जब एक फेक सिटी डिस्कवर हुई। किजोंगडोंग जो नॉर्थ कोरिया के DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन में छुपा एक शहर है। इस शहर को पीस विलेज या प्रोपेगेंडा विलेज के नाम से भी जाना जाता है। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल नॉर्मल और खूबसूरत सा शहर लगता है, लेकिन असल में इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि किजोंगडोंग में 200 फैमिलीज़ रहती हैं, लेकिन जो लोग वहाँ का राज जानते हैं उनका कहना है कि ये शहर एकदम खोखला है। बिल्डिंग्स जो डोर से कलरफुल और सुंदर दिखती हैं अंदर से सिर्फ हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं, कंक्रीट से बने हुए बिना किसी रूम्स या विंडो ग्लासेस के। बस बाहर से ऐसा लगता है कि ये एक जिंदा शहर है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। इस शहर का असली मोटिव साउथ कोरियंस को इम्प्रेस करना है। ये बनाया गया था ताकि साउथ कोरियंस ये देखें कि नॉर्थ कोरिया कितना प्रॉस्पेरस और हैप्पी है, और शायद इसी के चक्कर में वहाँ से लोग नॉर्थ कोरिया आ जाएं। इस शहर में एक बड़ी सी स्टैचू भी है जनरल सॉन्ग की, जो नॉर्थ कोरिया के एक मिलिट्री हीरो माने जाते हैं। लाइट्स रोज़ सुबह जलती हैं और रात को बुझ जाती हैं। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्लान्ड है। शहर की सड़कें भी साफ़ होती हैं, लेकिन ये काम करते हैं सिर्फ कुछ केयर टेकर्स जो इस शहर को ज़िंदा रखते हैं या शायद ज़िंदा दिखाते हैं। ऐसे शहर शायद नॉर्थ कोरिया में अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स और स्टोरीज़ ये कहती हैं कि कुछ शहर तो पूरे मिलिट्री बेसिस और रिसर्च फैसिलिटीज़ से घिरे हुए हैं जहाँ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसीलिए वहाँ विदाउट गवर्नमेंट परमिशंस ना कोई टूरिस्ट जा सकता है और ना ही कोई सिटीज़न। जस्ट इमेजिन ऐसा शहर जो सरफेस पे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे, लेकिन अंदर से एक हाई सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी का हब हो। इन सीक्रेट सिटीज़ का स्ट्रक्चर भी काफ़ी मिस्टीरियस है। लंबी लंबी दीवारें, सर्वेलेंस सिस्टम्स और हेविली आर्म्ड गार्ड्स। ये शहर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होते हैं और सिर्फ कुछ ही लोगों को यहाँ आने जाने की परमिशन मिलती है। मैंने आपको जिन सीक्रेट टनल्स के बारे में बताया था वो इन सीक्रेट सिटीज़ के मिस्ट्री से तब जुड़े जब बात अंडरग्राउंड सीक्रेट सिटीज़ की हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये सीक्रेट सिटीज़ अंडरग्राउंड बंकर से कनेक्टेड है ताकि इमरजेंसी के वक्त वहाँ के लोग आराम से छुप सकें। कुछ सीक्रेट सिटीज़ सरफेस पर हैं लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ सीक्रेट है, लेकिन कुछ सिटीज़ अंडरग्राउंड ही हैं जिन्हें जोड़ते हैं ये सीक्रेट टनल्स। लेकिन इन सिटीज़ का मेन मोटिव क्या है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ आज तक नहीं मिला है। हेंस इट इज़ अ वेरी बिग मिस्ट्री।
कुछ थ्योरीज में से एक थ्योरी ये भी कहती है कि ये शहर नॉर्थ कोरिया के एलीट लोगों के लिए बनाया गया है, टॉप लीडर्स, साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स जो इस देश के सबसे बड़े मिस्ट्रीज जानता है। These subterranean structures, built during the Cold War, are designed to protect North Korean leaders and civilians in case of an attack. These hidden cities include everything from residential areas to command centers, complete with their own power and water supplies. Some even say there's an elaborate system of tunnels connecting key strategic points. It's like a scene straight out of a spy movie. But these underground secrets remain one of North Korea's most closely guarded mysteries. ये ऑडियो द एपिक हिस्टोरियन यूट्यूब चैनल का है। सम रिसर्च सेज कि ये शहर फ्यूचर के लिए रेडी किया जा रहा है, कोई सीक्रेट मिशन के लिए, या शायद किसी बड़ी वॉर की प्लानिंग के लिए, या शायद ये सारे सीक्रेट सिटीज़ भी अंदर से किजोंग डोंग की तरह ही हों, जस्ट अ मिराज। अब इस मिस्ट्री को आने वाला टाइम ही रिवील करेगा। बट व्हाट डू यू थिंक? आपके अकॉर्डिंग क्या सच में ऐसी अंडरग्राउंड सिटीज़ नॉर्थ कोरिया में एग्जिस्ट करती होंगी? एंड टेल मी इफ़ यू वांट टू नो मोर सच मिस्ट्रीज रिलेटेड टू नॉर्थ कोरिया। आप मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टा हैंडल mystery_monk। एंड टिल देन कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट। इन पोल्स के नीचे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें पूरे तरह से समझ ही नहीं आए हैं। द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जहाँ नेचर अपने सबसे हार्श वे में रहता है। एंटार्क्टिका से रिलेटेड कुछ बातें रामायण में भी मेंशन्ड है। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 98% आइस से कवर्ड है। मिस्टीरियस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर डिटेक्ट किए गए थे। पिरी रीस मैप 1513 के मैप का एक्यूरेट कोस्ट लाइन बताना एक बहुत बड़ा राज है, जबकि ये जगह 1820 में डिस्कवर किया गया था। 28 ऐसे वायरसेस हैं जो आज तक भी साइंटिस्ट तक के लिए अननोन है। वाइल्ड्स लैंड ग्रेविटी एनोमली ये सजेस्ट करता है कि यहाँ नीचे एक मैसिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, शायद कोई एस्ट्रॉयड जो बहुत पहले यहाँ आके गिरा था। यस, लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का एक एंशिएंट रेमनेंट। यूएफओस का ऐसे आइसोलेटेड लोकेशंस में अंडरग्राउंड रहना काफ़ी लॉजिकल भी लगता है। आर्कटिक ओशियन में डिस्कवर किया गया था ये वायरस, जिसको नाम दिया गया था द ज़ॉम्बी वायरस। रावण की अलग अलग लोकेशंस में से एक एंटार्क्टिका की तरफ भी पॉइंट आउट करती है। क्या सच में हम सब कुछ जानते भी हैं? एक जगह जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, और उसके अंदर छुपी हुई हैं कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जो आज तक सॉल्व ही नहीं हो पाई हैं। द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पर नेचर अपने सबसे हार्श वे में होता है। इन जगहों को हम बस एक आइसी डेजर्ट मान सकते हैं, पर क्या ये सच है? क्या इन पोल्स के नीचे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो हमें अभी तक पूरे तरह से समझ नहीं आए हैं? इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसी ही मिस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो इन रीजन से जुड़ी हुई है। अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप्स, अजीब क्रीचर्स और एक ऐसी दुनिया जो अब तक हमारी आंखों से छुपी है। इनफैक्ट यू विल बी शॉक्ड टू नो कि एंटार्क्टिका से रिलेटेड कुछ बातें रामायण में भी मेंशन्ड है। यस, सो लेट्स स्टार्ट दिस एपिसोड of the secrets buried under the ice. I am Mystery Monk and this is the Mystery Podcast. इन सभी मिस्ट्रीज में सबसे पहले आता है एंटार्क्टिका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जो 98% आइस से कवर्ड है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ बर्फ के नीचे कुछ और भी छुपा हुआ है, तो क्या आपको बिलीव होगा? रिसेंट साइंटिफिक रिसर्च और सैटेलाइट इमेजरी से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं जो बिल्कुल अननेचुरल लगता है, जैसे कि किसी ने आर्टिफिशियली बनाए हो। फॉर एग्जाम्पल 2016 में एक मिस्टीरियस पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर डिटेक्ट किया गया था जो एंटार्क्टिका के एल्सवर्थ माउंटेन्स के पास पाया गया। पिरामिड का शेप एकदम सिमेट्रिक था, जो नेचुरली फॉर्म माउंटेन से अलग था।
कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये शायद एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के फुटप्रिंट हो सकता है जो किसी एंशिएंट आइस फ्री टाइम पीरियड में यहाँ रहती थी। कुछ हिस्टोरिकल मैप्स भी हैं जो एंटार्क्टिका के मिस्ट्रीज को और भी गहरा बना देता है। पिरी रीस मैप ये एक बहुत ही फेमस येट मिस्टीरियस मैप है जो 1513 में बनाया गया था। एक एंशिएंट मैप जिसमें एंटार्क्टिका के कोस्टलाइन को बिल्कुल एक्यूरेटली डिपिक्ट किया गया था, लेकिन बिना आइस के। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एंटार्क्टिका ऑफिशियली 1820 में डिस्कवर किया गया था, तो 1513 के मैप का एक्यूरेट कोस्टलाइन बताना एक बड़ा राज है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि शायद किसी एंशिएंट सी फेयरर्स ने एंटार्क्टिका को तब देखा होगा जब वो एक ट्रॉपिकल रीजन था और बाद में ये कॉन्टिनेंट फ्रीज हो गया होगा। And as Piri Reis himself told us, that knowledge was not his knowledge. It was knowledge that he'd borrowed and copied from earlier maps. And he stated on the map that it was based on more than 20 source maps, and that some of these maps went back to the time of Alexander the Great, or even earlier, in other words, to before the time of Christ. So the mystery is, where did these source maps come from? Who charted the globe? This is the audio from Bill Coate YouTube channel, जिसमें फेमस ब्रिटिश राइटर ग्राहम हैंकॉक इस टेलिंग की खुद पिरी रीस ने ये बताया था कि ये मैप 1513 से भी काफ़ी पहले की नॉलेज से बना हुआ है, इनफैक्ट मे बी बिफोर क्राइस्ट के टाइम की नॉलेज से। लेकिन ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है जब हम एक और रिसर्च को देखते हैं, एंटार्क्टिक सब ग्लेशियल लेक साइंटिफिक एक्सेस यानी सालसा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए साइंटिस्ट ने 2018 में एंटार्क्टिका के लेक मर्सर के नीचे ड्रिलिंग की और उन्होंने कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया जो कभी सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आए। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 50,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हो सकते हैं। Found 33 different groups of viruses with hundreds of individual members of each. Of these groups of viruses, though, the greatest discovery was the fact that a whopping 28 of them were completely unknown to scientists until now. This is the audio from the Infographics Show YouTube channel, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे hundreds of microorganisms या viruses में से almost 28 viruses ऐसे थे जो आज तक भी साइंटिस्ट तक के लिए unknown है। इस रिसर्च का इम्प्लीकेशन ये है कि अगर बर्फ़ के नीचे लाइफ हो सकती है तो शायद और भी सीक्रेट छुपे हो सकते हैं जो किसी पुरानी सिविलाइजेशन का हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा रीसेंट ईयर्स में एक और मिस्ट्री स्पॉटलाइट में आई है और वो है वाइल्ड्स लैंड ग्रेविटी एनॉमली। सैटेलाइट इमेजरी के हिसाब से एंटार्क्टिका के इस रीजन में एक ग्रेविटेशनल एनॉमली देखा गया जो ये सजेस्ट करता है कि यहाँ नीचे एक मैसिव ऑब्जेक्ट हो सकता है, शायद कोई एस्ट्रॉयड जो हज़ारों साल पहले यहाँ आया होगा, या फिर कुछ और जो अब तक साइंस को समझ नहीं आया है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ये स्ट्रक्चर एटलांटिस, यस, लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस का एक एंशिएंट रेमनेंट हो सकता है, लेकिन ऐसे क्लेम्स अभी तक अनवेरिफाइड हैं। मैंने आपको एपिसोड 8 में हिटलर और नाज़ी आर्मी के एंटार्क्टिका के कनेक्शन के बारे में बताया था, जिसमें एक बहुत फेमस कंस्पिरेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हिटलर along with the remaining soldiers of his army escaped to the Antarctica, जहां उन्होंने अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स जिए थे इन अ सीक्रेट अंडरग्राउंड सिटी, और इस सिटी में सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन इवन लिसन टू द 8th एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट। लेकिन अंडरग्राउंड सीक्रेट्स की ये मिस्ट्री यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि कई बार रिपोर्ट्स आई हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो दुनिया के सामने रिवील नहीं की गई। 1950s के दौरान ऑपरेशन हाई जंप का कंडक्ट होना, जो ऑफिशियली एक ट्रेनिंग और रिसर्च मिशन था, लेकिन इस मिशन का स्केल और सीक्रेसी कई सारे क्वेश्चंस खड़े करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यूएस नेवी ने यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल्स और स्ट्रक्चर्स खोजे जो नेचुरल नहीं थे, और फिर रिसेंटली 2018 में एक और चौंकाने वाली डिस्कवरी हुई, एंटार्क्टिक इम्पल्सिव ट्रांसिएंट एंटेना यानी अनीता। इस प्रोजेक्ट ने कुछ ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स डिटेक्ट किए जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। क्या ये एक सिग्नल है कि एंटार्क्टिका के नीचे कुछ और छुपा है?
या फिर ये बस एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि समहाउ फिजिक्स को भी डिफाई कर रहा है। जब मैंने आपको एपिसोड 38 में हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि कैसे बड़े बड़े एविएटर्स ने ये भी क्लेम किया है कि क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही एक्सट्रीम लोकेशंस पर हैं जो आइसोलेटेड रहती हैं, तो वहाँ उन्होंने काफ़ी बार कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को घूमते हुए देखा है, जिन्हें वो काफ़ी हद तक UFOs बोल सकता है। One of those aviators was Richard E. Byrd, and you can listen everything related to him in episode 38. 1952 में एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन के दौरान एक ब्रिटिश रिसर्च टीम ने यहाँ कुछ ब्राइट लाइट्स को स्काई में रैपिडली मूव करते हुए देखा था, जो सडनली डिसअपीयर भी हो गई थी। कुछ और रिपोर्ट्स 1960s और 1970s से मिली थी, जहाँ लोगों ने अनआइडेंटिफाइबल क्राफ्ट्स को पोल्स के करीब देखने का क्लेम किया था। इन UFO साइटिंग्स को लेकर कई थ्योरीज हैं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि शायद पोल्स के नीचे एलियन बेसेस हो सकते हैं, जहां से उनका एडवांस टेक्नोलॉजी ऑपरेट होता है। ऐसे एग्जैक्ट हमारे इंडिया के ईस्टर्न लद्दाख में कोंकला पास के बारे में भी कहा जाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बताया था। बेसिकली एलियंस या UFOs का ऐसे आइसोलेटेड लोकेशंस में अंडरग्राउंड रहना काफ़ी लॉजिकल भी लगता है, बिकॉज दैट वे दे आर अवे फ्रॉम ह्यूमंस एंड कैन ऑपरेट सीक्रेटली। सिमिलरली माउंटेन्स के अंदर भी कई बार एलियन बेसिस के बारे में मैंने आपको बताया है, एंड दिस ऑल्सो कैन बी लॉजिकल बिकॉज ऑफ द सेम रीजंस। हेंस शायद नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी अगर कभी अच्छे से एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाए, तो मे बी हम इस थ्योरी के प्रूफ्स भी निकाल पाएंगे। दुनिया की हर आइसोलेटेड लोकेशंस में कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज़ या क्रीचर्स भी होते हैं जो ह्यूमन से दूर रहते हैं और इसीलिए वो मिस्टीरियस होते हैं। इनके बिगेस्ट एग्जांपल्स में येती या बिगफुट आते हैं। लेकिन जब हम इन पोल्स के बारे में बात करते हैं, तो इन रीजन्स के बर्फ़ और समुद्र के नीचे कई क्रीचर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ ऐसे क्लूज मिलते हैं जो मॉडर्न साइंस के लिए अब तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिका, इन दोनों के कोस्टल रीजन्स में कुछ ऐसे साइटिंग्स हुई हैं जो हमारी समझ से परे हैं। एक अजीब क्रीचर के साइटिंग्स के काफ़ी रिपोर्ट्स हैं, जो निंजन या निंगिन के नाम से जाना जाता है। ये निंजन या निंगिन सपोजिडली एक मैसिव ह्यूमनॉइड क्रीचर है जो अंटार्कटिका के पानी में देखा जाता है। विटनेसेस का कहना है कि इसका रंग सफ़ेद होता है और स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है। जहाँ येती इसकी पूरी बॉडी सफ़ेद तो होती है लेकिन बाल से ढकी हुई होती है, वहीं निंगिन या निंजन की बॉडी एकदम स्मूथ होती है और इसका शेप काफ़ी हद तक एक इंसान जैसा होता है। इस क्रीचर की साइटिंग्स प्राइमरीली जापान के फिशिंग क्रूज के थ्रू रिपोर्ट की गई है, लेकिन अब तक इस क्रीचर का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ इस रीजन में अनयूजुअल और अननोन मरीन लाइफ फॉर्म्स को एक्सप्लोर करने के लिए की गई हैं। ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे के रिसर्च में कई ऐसे सी क्रीचर्स की डिस्कवरी हुई है जो पहले कभी डॉक्यूमेंटेड ही नहीं थे, जैसे कि डीप सी जेलीफिश और जायंट एम्फीपॉड्स जो बर्फ़ के नीचे थ्राइव करते हैं। ये लाइफ फॉर्म्स एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं और उनकी अडेप्टेबिलिटी हमारे अंडरस्टैंडिंग से भी परे है। आर्कटिक रीजन में भी कुछ अजीब क्रीचर्स की साइटिंग्स हैं, जैसे कि मैसिव क्रेकन, एक लेजेंडरी सी मॉन्स्टर जो सपोजिडली शिप्स को अपने टेंटिकल से खींच लेता है। कई एंशिएंट सेलर्स ने आर्कटिक ओशियन में इस तरह के एनकाउंटर्स का क्लेम किया है और ये मिथ्स आज भी मरीन फोकलोर का हिस्सा हैं। क्रेकन्स के बारे में डिटेल में मैं आपको एपिसोड 54 में बता चुका हूँ। एक और रीसेंट साइंटिफिक एक्सपीडिशन में रिसर्चर्स ने आर्कटिक के सब ग्लेशियल लेक्स के अंदर कुछ अननोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट किया, जो काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल हैं और उनका DNA टिपिकल मरीन लाइफ से काफ़ी अलग है। ये फाइंडिंग सजेस्ट करती हैं कि हम अब तक इन रीजन्स के बायोलॉजी और क्रीचर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। क्या ये सब डिस्कवरीज फ्यूचर में हमारे सामने और भी अजीब क्रीचर्स को रिवील करेंगी, या फिर ये क्रीचर्स बस हमारी इमेजिनेशन का एक हिस्सा रह जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम कभी नहीं पा सकेंगे, लेकिन इन पॉसिबिलिटीज़ के चलते ये रीजन्स हमेशा हमारे लिए इंट्रीगिंग रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज,
पिछले कुछ सालों में इन डीप आइस में कुछ फ्रोजन वायरस भी निकलते हैं जो कि बहुत डेडली हो सकते हैं। इनमें से एक वायरस कुछ फ्रेंच साइंटिस्ट ने आर्कटिक ओशन में डिस्कवर किया था, जिसको नाम दिया गया था द ज़ॉम्बी वायरस। ये वायरस बर्फ में 48,500 ईयर्स से दबा हुआ था। दिस वायरस वॉज डिस्कवर्ड एज रिसेंटली एज 2023 itself, यानी पिछले ही साल। NASA climate scientists are warning about the potential resurgence of so-called zombie viruses, or viruses that can come back from the dead. They say warmer conditions are causing part of the Arctic's permafrost to thaw. If it thaws significantly, they say some viruses that have been lying dormant for tens of thousands of years could reemerge and possibly endanger animals and humans. Scientists say the permafrost acts like a time capsule for viruses and the mummified remains of long-gone animals. NASA wants to see climate concerns addressed. This is the audio from the CBS Texas YouTube channel, जिसमें न्यूज़ एंकर is telling about this zombie virus and the mysteries related to it, जिसके बारे में खुद नासा के साइंटिस्ट ने वॉर्न भी किया है। यानी कोविड जैसे वायरस के बाद एक ऐसे वायरस की डिस्कवरी जो हमें और एनिमल्स को कभी भी इफेक्ट कर सकती है। इन्हें ज़ॉम्बी वायरस बोलने का एक रीज़न ये भी है क्योंकि इन्हें बैक फ्रॉम द डेड माना जाता है, बिकॉज बर्फ में दबे हुए वायरस, एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज की डेड बॉडीज और एंशिएंट सिविलाइजेशन के रिमेन्स एक तरह से किसी टाइम कैप्सूल का ही काम करते हैं, विच मीन्स वो इतने हजारों सालों से दबे हुए हैं कि जब भी बाहर आएंगे तब उनके एक्टिव होने के चांसेस हमेशा रहेंगे। इसीलिए ज़ॉम्बी वायरस पर भी पूरी स्टडीज अभी तक एक कंटेन्ड चेंबर में चल रही हैं, just to know about the possibilities of it being active in the future, because अब कोई नहीं चाहता कि दोबारा ऐसा कोई पैंडेमिक आए जैसे हमने कोविड के टाइम पर देखा था। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर, जिसके बारे में मैंने एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, एंटार्क्टिका का कनेक्शन रामायणा से भी है। Ravan is going around the world conquering all lands, and he goes to, there is a description, he goes to Yamapuri, and the Antarctica, the southern tip is the Yamapuri, Yama, the land of Yama. That's why we consider the southern direction as the direction of a Yama. Yama is the one who supposedly takes our atmas, afterwards once we die. That's the, religious point of view. And from there he goes to Patala. Now if you put the geography together, you can very easily see India going to Antarctica. And if you just go on the other side, do you know where you go? You go to Argentina. This is the audio from the TRS Clips YouTube channel, जिसमें इंडियन ऑथर, हिस्टोरियन और रिसर्चर नीलेश नीलकंठ जी इस टेलिंग की कैसे रावण के अलग अलग लोकेशंस एंटार्क्टिका की तरफ भी पॉइंट आउट करते हैं। एंड दिस इज वेरी क्लियर if you understand geography a bit. नॉर्थ और साउथ पोल्स की मिस्ट्रीज अब तक हमारी समझ से परे हैं। ये जगह हमें सिर्फ आइसी डेजर्ट्स लगती हैं, लेकिन इनकी मिस्ट्रीज और थ्योरीज हमेशा हमें खुद से सवाल करने पे मजबूर करती हैं कि क्या सच में हम सब कुछ जानते भी हैं। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग या मिस्टीरियस कौन सा पार्ट लगा? टेल मी इन द कमेंट्स एंड माई इंस्टा हैंडल mystery_monk. And for more such mysteries, keep listening to the Mystery Podcast. यूनिवर्स में अगर दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ हो या एलियंस हो तो वो एक्सपेक्टेड ही है। ये इंसिडेंट लाइव देखा गया था, वो भी एक डिसेंट टाइम पीरियड में। रात को आसमान में ब्राइट मल्टी कलर्ड लाइट्स दिखी गई, लेकिन ये एयरक्राफ्ट के जैसी बिल्कुल नहीं थी। डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज ने भी इस इवेंट को कवर करना शुरू किया। कुछ लोग कह रहे थे कि इंटर डायमेंशनल बीइंग्स का काम हो सकता है। यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम करना शुरू किया। बहुत सारे विटनेसेस के टेस्टिमोनीज इकट्ठा किए गए, रिपोर्ट्स एनालाइज की गई और एविडेंस ढूंढने की कोशिश शुरू हुई। ये सब कुछ रेडार पर भी स्पॉट किया गया था। पॉल्डिंग लाइट्स, इस मिस्ट्री को आप कभी भी जाकर देख सकते हो और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है।
There is a famous saying by Carl Sagan. It says, universe is a pretty big place. If it's just us, it seems like an awful waste of space. Easier words में, यूनिवर्स में दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ हो या एलियंस हो, वो एक्सपेक्टेड ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इतना बड़ा यूनिवर्स सिर्फ एक वेस्ट है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये फिनोमेना स्कैरी तब लगता है जब यहाँ हमारे प्लैनेट पर होने वाले कुछ इंसिडेंट्स को डायरेक्टली दूसरे प्लैनेट की लाइफ से या उनके एग्जिस्टेंस से जोड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था 8 मार्च 1994 को। कुछ सिटीजन्स ने ये इंसिडेंट लाइव देखा था एक डिसेंट टाइम पीरियड में। आज भी वो उसे बुला नहीं पाए हैं। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मिशिगन लाइट्स के बारे में। ये एक मिस्टीरियस इंसिडेंट है जो 1994 में मिशिगन में हुआ था। ये कहानी ऐसी है जो आज तक लोगों के दिमाग में घूमती है और किसी ने अब तक इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। आपको 1994 के मार्च का महीना याद दिलाता हूँ, जब रात के वक्त लोगों ने आसमान में कुछ अजीबोगरीब रोशनियाँ देखी थी। 8 मार्च 1994 में मिशिगन के काफ़ी अलग अलग शहरों से रिपोर्ट्स आने लगी। एन हार्बर, डेट्रॉय और दूसरे कई शहरों के लोगों ने रात के आसमान में ब्राइट मल्टी कलर्ड लाइट्स देखी। पहले तो ये किसी एयरक्राफ्ट के जैसा लग रहा था, पर एक साथ इतनी सारी लाइट्स और उनकी मूवमेंट्स भी नॉर्मल एयरक्राफ्ट से काफ़ी अलग थी। कभी एक जगह पर रुक जाती थी, कभी ग्रुप में नज़र आती थी और कभी अपना कलर बदलती थी। विटनेसेस कहते थे कि ये लाइट्स कुछ अजीब ही थी, जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। काफ़ी लोगों ने इसको अपने घरों से भी देखा और फिर लोकल पुलिस और इनफैक्ट मिलिट्री तक को इन्फॉर्म किया गया। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री पर्सनल्स भी इन लाइट्स को देख रहे थे। ऑफिसर्स ने रिपोर्ट्स फाइल किए और कुछ तो खुद बाहर आकर उन्हें देखने लगे। उन्होंने कहा कि ये लाइट्स फ्लेयर्स जैसी लग रही थी, पर उनका बिहेवियर एयरक्राफ्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। Just slowly moving south. We were just in awe, I think, about the whole thing. There was no noise. It was very peaceful out. We just stood there and watched this object. At that moment, Officer Veldhuis pulled in the driveway. What I saw were two bright lights. Their movement was something that really caught my attention. Their speed accelerated and then it slowed down again, and I decided to have our 911 dispatcher contact a radar operator in Muskegon, Michigan. ये रिकॉर्डिंग्स UFOB YouTube चैनल की है। पब्लिक रिएक्शन से ये क्लियर होता है कि एक अनकन्वेंशनल साइटिंग थी। 300 से भी ज़्यादा लोगों ने इसे देखा और बहुत सारे लोगों ने इसे रिपोर्ट भी किया। ऑफ कोर्स लोग क्यूरियस थे, बट एट द सेम टाइम घबरा रहे थे। जब पुलिस और मिलिट्री के लोग भी इस चीज़ को देख रहे थे, तब बात मीडिया तक पहुंच गई। लोकल न्यूज़ स्टेशंस ने फटाफट विटनेसेस को इंटरव्यू करना शुरू किया और फिर ये स्टोरी नेशनल न्यूज़ बन गई। पूरे USA में ये मिस्ट्री छा गई। अचानक सब जगह UFOs और स्ट्रेंज एरियल फिनोमेना के बारे में बात होने लगी। डॉक्यूमेंट्रीज और TV शोज़ ने इस इवेंट को कवर किया। लोग चाह रहे थे कि कोई इसके जवाब दे दे, पर जवाब मिल ही नहीं रहा था। अब जब ऐसे अजीब लाइट्स आसमान में देखी जाएंगी तो थ्योरीज तो बनेंगी। लोगों ने अलग अलग रूमर्स फैलाने शुरू करे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस थी। US मिलिट्री वहाँ पे अक्सर ट्रेनिंग करती थी और हो सकता था कि इन लाइट्स का यही कनेक्शन हो, लेकिन US मिलिट्री से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया। कुछ और लोगों का कहना था कि ये वेदर बलून्स थे और आसमान में घूम रहे थे। बलून्स की लाइट्स रिफ्लेक्ट करने की वजह से ये इल्यूजन बन गया कि शायद ये लाइट्स अजीब तरीके से मूव कर रही थी। फिर एक थ्योरी ये भी कह रही थी कि ये मीटियोर्स थे जो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे थे और ब्राइट फ्लैश मार रहे थे। ऐसा हो सकता है और बहुत बार दुनिया के अलग अलग जगहों पर मीटियोर शावर्स देखे भी गए हैं। मीटियोर शावर्स वो फिनोमेना होता है जब बड़े बड़े मीटियोर्स के छोटे छोटे पीसेस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते दिखते हैं।
पर यह थ्योरी उन लाइट्स की कंट्रोल्ड मूवमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। और फिर सबसे सेंसेशनल थ्योरी आई, यूएफओस, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यूएफओ एंथुसियास्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट्स थे। 90s के दौरान यूएसए में यूएफओ साइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा होती थी और ये भी उसी चेन का एक पार्ट बन गया था। UFOs were described as flickering lights in the shape of circles या cylinders and were blue, red, white and sometimes green in color. कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी बता रहे थे, कह रहे थे कि ये इंटरडायमेंशनल बीइंग्स का काम हो सकता है। ऑल्दो इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, पर सुपर नेचुरल एंथुसियास्ट को ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये मिस्ट्री इतनी बड़ी थी कि UFO रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मुफोन यानी म्यूचुअल UFO नेटवर्क ने इस पे काम करना शुरू किया। विटनेसेस के टेस्टिमनीज इकट्ठे किए गए, रिपोर्ट्स एनालाइज की गई और एविडेंस ढूंढने की कोशिश हुई। पर हर कहानी के दो पहलू होते हैं। स्केप्टिक्स को लगा कि ये सिर्फ मास हिस्टेरिया था या लोगों को मीडिया ने ओवर हाइप कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रिजल्ट हो सकता है जो लाइट्स को अनयूजुअल बना रहा है। पर जैसा मैंने कहा, इन मिस्टीरियस लाइट्स को कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इंक्वायर किया। नेशनल वेदर सर्विस के लोकल पुलिस ने इसे एक्नॉलेज किया और रेडार रिपोर्ट्स और डेटा नेशनल UFO रिपोर्टिंग सेंटर भेजे गए। शॉकिंगली ऐसा पहली बार हुआ कि जब लोग इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को लाइव देख रहे थे, तभी रेडार पर भी कुछ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आसमान में होने के सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। जैक बुशनॉग, जो उस टाइम रेडार ऑपरेटर थे, उनके रिपोर्ट को माइकल स्वॉर्ड्स, जो एक PhD होल्डर थे इन UFO रिसर्च, उन्होंने एनालाइज किया और ये कंफर्म किया कि बुशोंग की रिपोर्ट एकदम सही है। जैक बुशोंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने मेटालिक ऑब्जेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 5500 फीट पर देखे थे अबव साउथ हेवन। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड 100 माइल्स पर आवर से आगे बढ़ रहे थे। फिर वो रुके और आसमान में इधर उधर घूमने लगे। फिर वो और हाइट पर वर्टिकल डायरेक्शन में जाने लगे। लेकिन स्केप्टिक्स ने इस बात को इग्नोर किया और इस इवेंट को मिशिगन लेक के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से दिखने वाले कलर्स से जोड़ा गया। The National Weather Service says that they tracked a number of objects over Lake Michigan, but of course, not everything that turns up on radar is a solid object. Radar is subjected to mirage conditions of various kinds. Schaefer believes that the sightings over the lake can be explained by a natural phenomenon, which usually happens over Lake Michigan in the spring. Warm air moves over the cold waters of the lake. The layer of cold air trapped beneath the layer of warm air creates a mirror effect in the sky by bending the light. This effect is called a temperature inversion. ये ऑडियो भी UFOB YouTube चैनल से है, जिसमें एक स्केप्टिक रॉबर्ट शेफर अपनी बात बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन्होंने ये विटनेस किया था और रेडार रिपोर्ट्स देखी थी, उन्हें भी अल्टीमेटली कोई आइडिया नहीं था कि वो लाइट्स क्या थी। इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया कि रेडार सिस्टम लीनियर और वेदर डिटेक्शंस के लिए है और वो UFOs और उसके जैसे किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। ये 1994 मिशिगन UFO साइटिंग्स आज भी UFO फोकलोर का एक हिस्सा बनी हुई हैं। जब भी UFOs और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना की बात होती है तो ये इंसिडेंट ज़रूर मेंशन होता है। लोग अब भी डिस्कस करते हैं कि वो लाइट्स आखिर थी क्या। बुक्स, आर्टिकल्स और ऑनलाइन फोरम्स पर ये टॉपिक अब तक जिंदा है। दिस मीन्स कि ये अनडाउटेडली आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इंटरेस्टिंगली मिशिगन के ही टेरिटरी में एक और मिस्टीरियस फिनोमेना है जो इंसिडेंटल नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। ये मिस्टीरियस फिनोमेना है पाउल्डिंग लाइट। पाउल्डिंग लाइट्स और मिशिगन UFO साइटिंग्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, पर दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है। पाउल्डिंग लाइट्स एक मिस्ट्री है जो अपर पेनिनसुला मिशिगन के पाउल्डिंग एरिया में हर वक्त देखी जा सकती है। लेकिन मिशिगन UFO साइटिंग्स 1994 मार्च में साउदर्न मिशिगन के आसमान में रिपोर्ट की गई थी। पाउल्डिंग लाइट्स को पहली बार 1960s के आसपास देखा गया था और तब से ये एक रेगुलर फिनोमेना है। ये एक ग्लोइंग लाइट है जो कभी रेड, कभी वाइट या कभी ग्रीन कलर में दिखाई देती है और लोग इसे एक पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल इवेंट मानते हैं।
बाउल्डिंग लाइट्स की बैक स्टोरी जो वहाँ की लोकल सोसाइटी में काफ़ी पॉपुलर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग येट मिस्टीरियस है। अकॉर्डिंग टू दैट फोकलोर, बाउल्डिंग लाइट्स एक रेलवे वर्कर की सोल या आत्मा की लाइट है जो कभी रेलवे ट्रैक्स पर काम करते हुए मर गया था। कहानी के अकॉर्डिंग वो अपने हाथ में एक लैंटर्न लेकर रेल के रास्ते पर चलता था और एक दिन ट्रेन के नीचे आ गया था। तब से लोग कहते हैं कि उसकी स्पिरिट अब तक उसी जगह अपनी लैंटर्न के साथ भटकती रहती है और लोग इस रोशनी को देख भी सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल है, जबकि कुछ लोग इसे हेडलाइट्स या ट्रैफिक लाइट्स का असर बताते हैं। इस पर कई इन्वेस्टिगेशंस भी की गई। मिशिगन टेक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने एक बार स्टडी करके ये बताया कि ये रोशनी आसपास के रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स का रिफ्लेक्शन हो सकती हैं। लेकिन फिर भी इस राज को सब लोगों ने फुली एक्सेप्ट कभी नहीं किया। वैसे भी अगर ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट्स या हेडलाइट्स की रिफ्लेक्शन है तो ये दुनिया में और कहीं भी ऐसा फिनोमेना क्यों क्रिएट नहीं करती। बट माई पॉइंट इज कि दोनों ही फिनोमेनास अनएक्सप्लेन्ड है। उनमें से एक फिनोमेना को सिर्फ एक बार देखा गया है पर बहुत लंबे समय तक, और दूसरे फिनोमेना को आप कभी भी जाकर देख सकते हो। लोगों के दिमाग में ये मिस्ट्रीज आज तक बनी हुई हैं। सो टेल मी, आपके हिसाब से इस जगह का ट्रूथ क्या हो सकता है? एंड फॉर मोर सच मिस्ट्रीज, कीप लिसनिंग टू द मिस्ट्री पॉडकास्ट। Eight. 2004 में यूएस में मिसिंग कंप्लेंट्स का काउंट था 8,30,325। एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें एक औरत दिन के समय में अपनी ही शॉप से 13 मिनट के टाइम स्पैन में ऐसे गायब हुई कि वो आज तक नहीं मिली। वो अपना सैलून टैम्बर्स ट्रिम एंड टैन को खुद चलाती थी। पैट्रिस को सभी क्लाइंट्स और कोवर्कर्स बहुत पसंद करते थे। शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी। सुबह 11:35 और 11:50 के बीच सब कुछ बदल गया, लेकिन पैट्रिस वापस नहीं आई। तब क्लाइंट ने पुलिस को इमीडिएटली कॉल किया, लेकिन इतने सारे लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन या झूठी चीज़ें बता ही क्यों रहे थे? ऐसा लगने लगा था जैसे बहुत सारे लोग इस एक चीज़ में इन्वॉल्व थे। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और पुलिस अटेंशन चाहिए होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। 2005 में एक रिमोट एरिया में वो मिली। क्या हुआ होगा उन 13 मिनट में? आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज रेट ऑफ मिसिंग पीपल कंप्लेंट्स हमेशा से हाई रहा है। बहुत लोग अचानक से गायब होते हैं, फिर शायद वापस मिल भी जाते हैं। कुछ लोग किडनैप होते हैं पर उनका ट्रेस पता लग जाता है। कुछ लोगों का मर्डर होता है और बॉडी मिल जाती है, पर कुछ लोग हमेशा के लिए गायब ही रहते हैं। इट्स अ वेरी हार्ट रेंचिंग सिचुएशन फॉर द फैमिली और क्लोज्ड वंस ऑफ दैट पर्सन। ऐसे इंसिडेंट्स के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और लोगों की डिमांड बस एक कि उनके करीबी इंसान के साथ हुआ क्या है, बस इसका आंसर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कुछ नहीं मिलता और मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। 2004 में यूएस में मिसिंग कंप्लेंट्स का काउंट था 8,30,325। लेकिन इस एपिसोड में हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो आज तक वहाँ के लोगों को भुलाया ही नहीं गया, क्योंकि जो गायब हुई थी उनका ना तो कोई एनिमी था और ना ही उनके साथ किसी का कोई डिस्प्यूट था। इनफैक्ट वो डे टाइम में अपने ही शॉप से सिर्फ 13 मिनट के टाइम स्पैन में हमेशा के लिए गायब हो गई और उनका आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। आई एम मिस्ट्री मॉन्क एंड दिस इज द मिस्ट्री पॉडकास्ट। ये कहानी एक छोटी सी जगह फोर्साइथ काउंटी जॉर्जिया से है, जहाँ एक औरत का दिन के वक्त अपने सैलून से गायब हो जाना आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। पैट्रिस एंड्रस उस लेडी का नाम था
जो एक ब्यूटी सैलून चलाती थी। उनकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी। 19 अप्रैल 2004 का दिन शुरू भी एकदम नॉर्मली हुआ था, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उससे सब शॉक हो गए। पैट्रिस एंड्रेस एक हार्ड वर्किंग लेडी थी। वो अपने छोटे से सैलून टैम्बर्स ट्रिम एंड टैन इसको खुद चलाती थी। उसका रूटीन बिल्कुल सेट था। रोज़ सुबह सैलून के लिए निकलती थी, अपने क्लाइंट्स के बालों की कटिंग स्टाइलिंग करती थी। पैट्रिस का सैलून एक ऐसी जगह पर था जहाँ लोग सिर्फ अपने काम के लिए नहीं बल्कि रोज़ के गप्पे मारने आते थे और अपने दिन का स्ट्रेस थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे। इनफैक्ट उनके क्लाइंट्स को भी वो बहुत पसंद थी। शी वॉज अ वेरी स्वीट लेडी और उनके क्लाइंट्स और कॉलीग्स उनको बहुत पसंद करते थे। पैट्रिस का 16 साल का बेटा था पिस्टल। वो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था और वो अपने बेटे के लिए अपने काम और पर्सनल लाइफ को बैलेंस भी करती थी। पैट्रिस की शादी रॉब एंड्रेस से हुई थी। दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। पैट्रिस अपनी लाइफ में थोड़ा सेटिस्फैक्शन खो रही थी, लेकिन वो सैलून में काम करते वक्त सिर्फ खुश रहती थी। सैलून चलाने का काम उनके लिए एक एस्केप या थेरेपी जैसा काम करता था, जहाँ वो अपने क्लाइंट से बात करके अपने दुख दर्द कुछ देर के लिए भूल जाती थी। सो इन शॉर्ट, एक नॉर्मल जिंदगी, घर, काम और फैमिली। लेकिन एक दिन या कुछ सेकेंड्स ही सब कुछ बदल कर चले गए। 19 अप्रैल 2004 पैट्रिस अपने डेली रूटीन के मुताबिक सुबह जल्दी सैलून आ गई। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। उस दिन उसके पास मॉर्निंग में कुछ रेगुलर क्लाइंट्स आए थे और पैट्रिस अपने काम में बिजी थी। लेकिन उस दिन सुबह 11:35 और 11:50 के बीच सब कुछ बदल गया। सिर्फ 13 मिनट का एक छोटा सा गैप, और उस गैप में पैट्रिस बिना किसी को पता चले अचानक से अपने सैलून से गायब हो गई। 11:35 तक सब कुछ ठीक था। उसने एक क्लाइंट का फ़ोन उठाया था जो हेयर स्टाइलिंग की अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर रहा था। पैट्रिस ने उस क्लाइंट से बात करी, लेकिन अचानक फ़ोन कट हो गया। क्लाइंट ने कहा कि पैट्रिस की आवाज़ एकदम बदल गई थी, जैसे कोई परेशान या डिस्ट्रैक्टेड हो। फिर 11:50 तक जब एक दूसरा क्लाइंट सैलून में आया तो उसने देखा कि सैलून बिल्कुल खाली है। पैट्रिस कहीं नहीं थी, लेकिन उसका पर्स, उसकी कार और पर्सनल बिलोंगिंग्स सब कुछ सैलून के अंदर और बाहर ही थे। क्लाइंट ने कुछ देर तक वेट किया, लेकिन पैट्रिस वापस नहीं आई। अब ये बात क्लाइंट को थोड़ी अनयूजुअल लगी, बिकॉज पैट्रिस अपना सैलून छोड़कर कभी नहीं जाती। क्लाइंट ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया। जब पैट्रिस की मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल हुई तो पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सबसे पहला सवाल ये था कि वो कैसे गायब हो गई, और वो भी इतने छोटे से टाइम स्पैन में। पुलिस ने सैलून के आसपास की जगह को सर्च किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। सैलून में कोई भी स्ट्रगल जैसे साइंस नहीं थे, यानी वो खुद अपनी मर्जी से कहीं गई थी। क्योंकि अगर उन्हें कोई ज़बरदस्ती लेकर गया था तो उसने बहुत ही स्मार्टली कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। जब इन्वेस्टिगेशन और भी गहरा हो गया तो कुछ आई विटनेसेस सामने आए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक वाइट वैन को सैलून के आसपास देखा था। एक और विटनेस ने कहा कि उन्होंने एक ब्लू कार को भी वहाँ देखा था। एक आई विटनेस ने उनमें से एक ड्राइवर का चेहरा देखने की बात पुलिस को बताई। एक स्ट्रेंज इंसान का ऑड टाइमिंग पर वहाँ होना ऑलरेडी मिस्टीरियस था। पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में नई लीड मिल गई थी। पुलिस ने आई विटनेस से सारे डिटेल्स एक्यूमुलेट करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि पुलिस ने पुलिस डिपार्टमेंट के स्केच आर्टिस्ट को उस ड्राइवर के चेहरे के कुछ फीचर्स भी बताए। स्केच आर्टिस्ट ने एक स्केच तैयार किया। ये स्केच अलग अलग पुलिस स्टेशन में, पब्लिक में, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इन्वेस्टिगेशन एक डिसेंट पेस पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उस आई विटनेस ने ये एडमिट किया कि ये सब कुछ फॉल्स है। यानी उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को बताई थी वो जानबूझकर झूठ बताई थी। ऑब्वियसली ये बात सुनते ही पुलिस इरिटेट तो होगी ही, टाइम और रिसोर्सेस दोनों को वेस्ट होते हुए देखकर। एज पर द लॉ विटनेस पर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए चार्जेस लगाए गए। लेकिन एंड तक पुलिस और बाकी लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर आई विटनेस ने ऐसा किया क्यों। क्योंकि जब उसने कॉन्फिडेंटली ये सब कुछ बताया था तभी इन्वेस्टिगेशन को शुरू किया गया था, पर सडनली एक दिन आके उसने बोला कि वो सब कुछ झूठ था। क्या उसको कोई थ्रेट्स मिले थे
या किसी ने उसको प्रेशराइज किया था? इसका जवाब भी पुलिस को नहीं मिला। बाकी के विटनेस की भी रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंसी नहीं थी, इसीलिए ये केस और भी डिफ़िकल्ट हो गया। पैट्रिस के डिसअपीयरेंस के बाद कई लोग शक के घेरे में आए। सबसे पहला शक उसके हस्बैंड रॉब पर गया। रॉब काफ़ी पॉसेसिव और कंट्रोलिंग नेचर का था। उनका रिलेशनशिप भी कुछ टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था। कई लोगों ने कहा कि पैट्रिस ने उस शादी से निकलने की कोशिश भी करी थी, लेकिन जब रॉब से पुलिस ने पूछताछ करी तो उसने कहा कि वो उस वक्त अपने काम पर था। क्रॉस वेरीफाई करने पर उसका एलिबाई भी स्ट्रॉन्ग निकला, यानी वो सही में सेलॉन या उसके आसपास मौजूद ही नहीं था। दूसरा शक एक सीरियल किलर गैरी हिल्टन पर गया, जो उस एरिया में एक्टिव था और कई सारे मर्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। गैरी सीरियल मर्डर्स में इन्वॉल्व था, लेकिन गैरी ने पैट्रिस के केस के बारे में कभी कुछ एडमिट नहीं किया और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस भी नहीं मिला। Left out. An outdoorsman, Hilton was a consultant on a straight-to-video 1995 film called Deadly Run, which revolves around a serial killer who stalks his female victims in the woods. According to producer Samuel Rail, the whole plot was actually Hilton's idea. Rail, also a lawyer, had Hilton as a client and acquaintance, and when Rail mentioned that he wanted to make a serial killer movie, Hilton brought up the idea of the killer using a large forest as his hunting ground, according to CNN. It wasn't until Hilton's capture in 2008 that Rail realized that Hilton's idea wasn't just a story, but a preview of sorts of what he planned to do. ये ऑडियो ग्रंच यूट्यूब चैनल का है, जिसमें गैरी हिल्टन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है। इसके अलावा एक और नोटोरियस किलर जेरेमी जेम्स, उसने भी एक्सेप्ट किया था कि उसने पैट्रिस को किडनैप और मर्डर किया, लेकिन बाद में उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। पुलिस के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था एक्सेप्ट जेरेमीज कन्फेशन। जेरेमी ने कहा कि उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए झूठ बोला। This guy named Jeremy Jones, who is a serial killer, he actually confessed to murdering and abducting Patrice and throwing her off of a bridge into the water. We know that that eventually is a false confession. He recanted, but it was certainly false because they end up finding her body in the woods 6 miles away. This is the audio from the Unsolved No More YouTube channel, जिसमें जेरेमी के कन्फेशन के बारे में बताया गया। लेकिन ये सब लोग झूठ बोल क्यों रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग मिलकर इस पूरे प्लान का हिस्सा हों। लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ लोगों में ऐसा पैटर्न भी देखा गया। वो कोई भी इंटरेस्टिंग केस के सारे डिटेल्स गैदर करके खुद जाके कन्फेस करते हैं विद देयर ओन स्टोरी, जो रफली मैच भी करती है विद ऑल द पब्लिश्ड डिटेल्स। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल साइकोलॉजी। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ मीडिया और पुलिस अटेंशन चाहिए होती है। अब ऐसा लग रहा था कि इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। उस टाइम ऐसे अनएक्सप्लेन्ड एब्डक्शंस होना और कुछ भी पता ना लगना एक पैटर्न बन चुका था। लेकिन ये केस तब और मिस्टीरियस हो गया जब 2005 अप्रैल के महीने में पैट्रिस की डेड बॉडी एक रिमोट एरिया में मिली। उसका स्केलेटन साल भर के बाद जंगल के एरिया में मिला, लेकिन उस जगह पर कोई ऐसे क्लूज नहीं थे जो उसके मर्डरर तक ले जा सकें। बॉडी पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी एंड बिकॉज ऑफ दिस फोरेंसिक टीम को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। पैट्रिस एंड्रेस का डिसअपीयरेंस और उसका मर्डर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इसीलिए बना हुआ था, या इसीलिए बना हुआ है क्योंकि इस केस में सभी चीज़ें अनआंसर्ड हैं। कोई ऐसा विटनेस नहीं मिला जो सॉलिड प्रूफ दे सके। कोई डीएनए नहीं था, कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। एक थ्योरी तो ये भी कहती थी कि उसके डिसअपीयरेंस में किसी क्लोज इंसान का ही हाथ था, लेकिन कोई डायरेक्ट एविडेंस ना होने की वजह से किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता था। एक स्पेकुलेशन ये भी थी कि पैट्रिस का किडनैपर उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया और उसका मर्डर एक प्लान्ड एक्ट था, क्योंकि वो दिन के वक्त एक पब्लिक प्लेस से गायब हुई थी। ये माना जाता है कि जो भी इंसान इसमें इन्वॉल्व था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, बिकॉज इतना ढूंढने के बाद भी, इनफैक्ट 1 साल बाद डेड बॉडी तक मिलने के बाद भी कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। पुलिस ने इस केस में काफ़ी बार रिविजिट किया, नए लीड्स को फॉलो किया, लेकिन हर बार रास्ता डेड एंड तक ही पहुंचा। कुछ लोग मानते हैं कि पैट्रिस का मर्डरर
शायद कोई ऐसा था जिसको वो जानती थी, लेकिन स्पेकुलेशन का भी कोई प्रूफ नहीं है। पैट्रिस की फैमिली, उसका बेटा पिस्टल और सेलॉन के लोग आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब शायद ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं होगी। बट यू टेल मी, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उन 13 मिनट में जिसने इस केस को एक अनसॉल्व्ड डेकेड्स लॉन्ग मिस्ट्री बना दिया? टेल मी इन द कमेंट्स and my Insta handle mystery_monk. And for more such mysteries, keep listening to the Mystery Podcast.